एपिसोड की स्टार्टिंग में देखते हैं हॉकिंग मर चुका है। एजेंट हॉकिंग के पास में खड़ा हुआ है। एजेंट हॉकिंग से बार बार कह रहा है अपनी बात को पूरी करो, ऐसे मत मरो। तभी एजेंट को अपने पीछे कुछ लाइट फील होती है। एजेंट पीछे मुड़कर देखता है वो मेंढक जिसे उसने अभी अभी मारा था। उस मेंढक की बॉडी धीरे धीरे गलती जा रही है। वो मेंढक धीरे धीरे छोटा तो जा रहा है। ये देखकर एजेंट बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। एजेंट कहता है ये सब क्या हो रहा है, मैं इस मेंढक को खाना चाहता था, अब तो ये गल रहा है। इसकी बॉडी धीरे धीरे भाप बन के उड़ती जा रही है। अब मैं इसे कैसे खाऊंगा? अगर मैं इस पूरे के पूरे मेंढक को खा पाता तो मेरे को काफी ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी मिल जाती, मेरे लेवल भी काफी ज्यादा अप हो जाता। तभी एजेंट की नजर एक क्रिस्टल बॉल में पड़ती है जो कि उस मेंढक की बॉडी के एकदम बीच में रखा हुआ था। एजेंट थोड़ा धीरे से देखता है, वो क्रिस्टल बॉल चमक रहा है। एजेंट उस बॉल के पास में आता है और उसे उठा लेता है और कहता है ये तो शायद एक डीमन एलेक्सर है। ये एक 4th टियर के डीमन का एलेक्सर है। इसमें तो यकीनन बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी होगी। मुझे इस एनर्जी को इनहेरिट करना होगा, लेकिन मैं इस बार पिछली बार जैसे रिस्क नहीं ले सकता। मैं इसे डायरेक्ट नहीं निकलूंगा। लेकिन जैसा कि मुझे लगता है मेरे पास में वो किताब की पावर है। उस किताब की पावर की मदद से मैं डीमन एलेक्सर को इनहेरिट कर सकता हूँ। जैसा कि मैंने पिछली बार किया था वैसे वो बहुत ज़्यादा रिस्की था। वो रिस्क मुझे इस बार भी लेनी होगी, क्योंकि जो दूसरा तरीका वो मुझे पता है उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। मेरे पास इतना टाइम नहीं है, इसलिए अब कोई रास्ता नहीं है। मुझे इसे डायरेक्ट ही खाना होगा, रिस्क तो लेना ही होगा। ये कहते हुए एजेंट उस गोले को एक साथ ही खा जाता है। एजेंट जैसे ही उस डीमन एलेक्सर को अपने मुंह में रख के उसे निकलता है। एजेंट कहता है कुछ खास फील नहीं हो रहा, क्या ये ठीक तरह से काम नहीं कर रहा? उसी समय असर शुरू हो जाता है। एजेंट की बॉडी बहुत बुरी तरह से गर्म होने लगती है। एजेंट कहता है ओह नो, मैं बुरी तरह से जल रहा हूँ। तभी एजेंट एकदम से बेहोश जाता है। फिर हमें कुछ दिनों बाद से दिखाते हैं। एक बिल्ली उस जगह पे आती है। उसे वहाँ पर उस टोड का वो पिघला हुआ शरीर दिखाई देता है। वो उसे सूखने लगती है। तभी उसकी नजर एजेंट में पड़ती है। वो एजेंट के पास आती है और उसे सूखने लगती है। उसी समय एजेंट एकदम से अपनी आँख खोल लेता है। ये देखते हुए बिल्ली बहुत बुरी तरह से डर जाती है। फिर एजेंट जल्दी से उठता है और अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को चेक करने लगता है। एजेंट हम कल्टीवेशन के 3rd लेवल पे पहुंच चुका है। एजेंट ये फील करके बहुत खुश होता है। एजेंट चिल्लाए कहता है फाइनली मैं 3rd लेवल पे पहुंच चुका हूँ। मुझे पता नहीं है मुझे इस समय कितना टाइम लगा है। मुझे वापस से सेक्ट लौटना होगा, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं इस सब के बारे में एल्डर्स को कैसे समझाऊंगा। जब वो मुझसे बाकी साथियों के बारे में पूछेंगे तब मैं उनसे क्या कहूँगा? चलो अभी तो कोई ऑप्शन भी नहीं है, एक बार जाके देखते हैं। वहीं जाके देखूंगा क्या करना है आगे। यहाँ से सीधे शिफ्ट होता है, हमें सेक्ट दिखाते हैं। सेक्ट की सीढ़ियों के पास में ये 2 कल्टीवेटर्स खड़े हुए हैं। इनमें से एक कल्टीवेटर दूसरे से कहता है देखो वहाँ पे कितने सारे पंछी है, दिखने में कितने सुंदर लग रहे हैं। दूसरा कहता है हाँ बहुत सुंदर लग रहे हैं, जब वो मेरी प्लेट में आएंगे और फिर जब मैं उन्हें खाऊंगा तो वो और भी ज़्यादा अच्छे लगेंगे। ये कहते हुए उस कल्टीवेटर के मुँह में पानी आने लगता है। तभी उस कल्टीवेटर की नजर किस चीज़ से पड़ती है, उसे देखकर वो बहुत बुरी से डर जाता है। हम देखते हैं वहाँ पर एजेंट है। एजेंट उस मेंढक के एक पैर को लेके आया है। एजेंट को उस मेंढक के कटे हुए पैर को देखकर एक कल्टीवेटर पूछता है तुम कौन हो और तुम यहाँ पर क्यों आए हो, जल्दी से अपने आने का कारण बताओ। ये सुनकर एजेंट जेब में बैठ जाता है और जोर जोर चिल्ला चिल्ला के रोने लगता है। वो चिल्ला कहता है लगभग आधे महीने पहले हमने सेक्ट एडिट को एक्सेप्ट किया था। मैं 4 लोगों के साथ में सेक्ट एडिट के लिए गया था, लेकिन अब केवल मैं अकेले बचा हूँ। हॉकिंग और मेरे बाकी सारे साथी मर चुके हैं। उन सभी ने मिलकर इस पाइथन लॉर्ड को तो मार दिया, लेकिन उसे मारते मारते उन चारों की भी डेथ हो गई। मैं अकेला ही हूँ जो सर्वाइव कर पाया हूँ। ये सुनकर ये दोनों बहुत ज्यादा चौंक जाते हैं। वो कहते हैं ये तुम क्या कर रहे हो? क्या हॉकिंग मर चुका है? क्या तुम बिल्कुल सच कह रहे हो? इसी समय वहां पर एक एल्डर आ जाता है और वहां कहता है क्या शो लगा रखा है यहाँ पे, क्या हुआ? ये दोनों कल्टीवेटर उस एल्डर से कहते हैं ये बच्चा यहाँ पर आया है, इसका कहना है कि ये सेक्ट एडिट के लिए गया था। इसके साथ में हॉकिंग और 3 लोग और थे, वो सभी के सभी मारे जा चुके हैं और ये लड़का अकेला यहाँ पर आ गया है, हमें लगता है। तभी एल्डर उन्हें रोक देता है और उनसे कहता है बिल्कुल चुप रहो। फिर वो एजेंट से कहता है ए लड़के तुम मेरे पीछे आओ। फिर वो एल्डर वापस से उन कल्टीवेटर से कहता है और तुम दोनों इस बारे में किसी और से मत कहना। अगर इस बारे में किसी और को पता पड़ा तो तुम्हें से बड़ी सजा मिलेगी, समझ गए मेरी बात? वो दोनों कल्टीवेटर हाथ जोड़े कहते हैं जी सर। यहाँ से फिर से शिफ्ट हो जाता है। हम देखते हैं एजेंट एक रूम के अंदर बैठा हुआ है। उसके सामने 3 एल्डर्स है। उनमें से एक एजेंट से कहता है तो तुम कह रहे हो जब तुम उस माउंटेन की ओर पहुंचे और तैयार हो रहे थे उसी टाइम पर उस टोड ने अचानक से तुम पर अटैक कर दिया, और उस टोड के अचानक से अटैक करने के कारण ही तुम्हारे ग्रुप के बाकी सारे लोग मारे जा चुके हैं, तुम्हारे अलावा सबकी सब। एजेंट रोते हुए कहता है हाँ आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, वहां पर ऐसा ही हुआ था। हम बस उस माउंटेन में पहुंचे ही थे। जैसे हम उस माउंटेन में पहुंचे हम बिल्कुल भी तैयार नहीं थे कि वो मेंढक हमारे ऊपर इतनी जल्दी अटैक कर देगा, लेकिन तभी पता नहीं अचानक कहां से उस मेंढक ने हम पर अटैक कर दिया। उस मेंढक ने किए इस अचानक अटैक के कारण ही क्वांटोंग और जाउजी मारे गए। मुझे माफ कीजिए, मैं बहुत ज्यादा कमजोर था। मैंने खुद को बचाने के लिए एक पेड़ के ऊपर छुप गया। उसके बाद में ब्रदर हॉकिंग और लियू सेन उससे फाइट करने लगे। इसी समय एक एल्डर दूसरे एल्डर से कहता है मैंने सुना है हॉकिंग इस बच्चे को अपने साथ में एक चारे की तरह लेके गया था। ये बात इस एल्डर ने बहुत धीरे से कही है। एजेंट ने यह बात बिल्कुल भी नहीं सुनी। एजेंट अभी भी रोते हुए आगे कह रहा है
ब्रदर हॉकिंग और लियूसेन बहुत अच्छे थे। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं एक पेड़ के पीछे छुपा रहा हूँ, जब उनको मदद की जरूरत होगी तब वो मुझे बुला लेंगे। लेकिन उन्होंने मुझे एक बार भी नहीं बुलाया। वो अकेले ही उस टोड के साथ में फाइट करते रहे। फिर फाइट के बीच में एक टाइम ऐसा भी आया कि हॉकिंग को ऐसा लगा कि वो इस फाइट में जीत नहीं सकते हैं, इसलिए उन्होंने लियूसेन को फाइट में अकेला छोड़कर वहां से भागने का डिसाइड किया। उन्होंने फाइट के बीच में ही लियूसेन को धक्का देकर वहां से भागना शुरू कर दिया। इसी समय उस मेंढक को पता नहीं क्या ही हो गया। उस मेंढक ने जैसे लियूसेन से फाइट करना बंद कर दिया और उन्हें अकेला छोड़कर हॉकिंग के पीछे बढ़ गया और फिर हॉकिंग को पकड़कर बड़ी बेदर्दी से उनकी हत्या कर दी। उस मेंढक ने हॉकिंग को खा लिया। जैसे उनका कैरेक्टर कहता है, तुम्हारी बात बिल्कुल सही लग रही है। पाइथन टोड का स्वभाव ऐसा ही होता है, जब वो किसी चीज को भागते हुए देखते हैं तो उस पर और तेजी से अटैक करते हैं। हो सकता था हॉकिंग उस फाइट के अंदर भागता नहीं तो शायद बच जाता, लेकिन उसने भागकर खुद की मौत को और जल्दी बुला लिया है। और बताओ आगे क्या हुआ उस टोड के साथ में? वो टोड फिर मरा कैसे? एजेंट कहता है, जब उस मेंढक ने हॉकिंग को मारकर उन्हें खा लिया तो उसके बाद में वो क्वांटोंग और जाओजी को खाने के लिए वापस आया। उन दोनों की बॉडी से खाने के बाद में उसने लियूसेन को भी जिंदा ही निकल लिया। मैंने साफ साफ देखा था, जब उस मेंढक ने लियूसेन को खाया तब लियूसेन पूरी तरह जिंदा था और साथ ही लियूसेन ने अपने हाथ में एक तलवार को पकड़ के रखा था। फिर उसके बाद में जब उस मेंढक ने लियूसेन को खा लिया तब उसने अपना मुंह आसमान की तरफ करके कोई स्किल को यूज करने लगा। जैसे ही उसने उस स्किल को यूज करना शुरू किया, वहां बहुत तेज हवा चलने लगी। उसका मुंह जैसे एक ब्लैक होल की तरफ पकड़ने लगा। वो तो मेरी किस्मत बहुत अच्छी थी, मैं उस मेंढक से बहुत ज्यादा दूर था, इसलिए वो मेंढक मुझे अपने अंदर खींच नहीं पाया। मैं पूरी तरह से वहां से भागने लगा और भागते भागते काफी दूर तक आ गया। लगभग एक दिन बीत गया। मैं वापस से उस जगह पे लौटा जहाँ पर मुझे वो टोर दिखाई दिया था। मैंने सोचा मुझे मेरे बाकी साथियों को ढूंढना चाहिए, हो सकता है कोई जिंदा बच गया हो। वैसे तो मैंने साफ साफ देखा था उस मेंढक ने सबको खा लिया था, लेकिन फिर भी मेरे मन में थोड़ी सी उम्मीद थी। मैं उस उम्मीद का पीछा करते हुए वहां पे वापस लौट आया। जब मैंने वहां जाके वापस देखा तो वो मेंढक पहले ही मर चुका था। उस मेंढक की बॉडी को काफी सारे गिद्ध खा रहे थे। जब मैंने थोड़ा गौर से देखा तो मुझे पता पड़ा कि उस मेंढक के पेट के अंदर ही लियूसेन की बॉडी पड़ी है, जिसको गिद्धों ने खा लिया है। ये सब कुछ देखना मेरे लिए बहुत ज्यादा बुरा था। काश उस फाइट में मैं किसी तरह से उनकी मदद कर पाता। एजेंट की सब बातें सुनकर ये वाला एल्डर कहता है, तुम्हारी बातें सुनकर ऐसा लग रहा है कि लियूसेन को पता था कि वो क्या कर रहा है। उसे पता था कि उस टोड को बाहर से मारना बिल्कुल नामुमकिन है। उसका डिफेंस काफी ज्यादा अच्छा है, इसलिए उसने उस मेंढक के पेट के अंदर जाके उसे मारने का डिसाइड किया। लियूसेन ने उस मेंढक के पेट के अंदर जाके उस मेंढक को मारना शुरू किया, लेकिन क्योंकि लियूसेन की बॉडी के अंदर स्पिरिचुअल एनर्जी काफी ज्यादा कम हो गई थी, इसलिए उस मेंढक के पेट के एसिड के कारण उस लियूसेन की बॉडी पूरी तरह से गल गई और उस मेंढक को मारते हुए वो भी मर गया। इसी समय एक दूसरा एल्डर कहता है, क्या तुम्हें वहां पर और कुछ भी मिला? मेरा मतलब उस टोड के डीमन एलिक्सिर से है। क्या तुम्हें वहां पर वो मिला था? एजेंट कहता है, नहीं मुझे नहीं मिला। मैंने वहां पर काफी लंबा टाइम बिताया। काफी लंबे टाइम तक मैंने उस टोड की बॉडी के अंदर से उसे ढूंढने की कोशिश की, लेकिन मुझे वहां पर कुछ भी नहीं मिला। काफी देर तक ढूंढने के बाद भी मैं उस मेंढक के केवल स्पेयर को ही लेके आ पाया। ये सब कहते हुए एजेंट अभी भी बहुत जोर जोर से रो रहा है। तभी वेल्डर कहता है, अपने चिल्लाना बिल्कुल बंद करो। तुम बिल्कुल बेकार हो, बिल्कुल घटिया हो। तुमसे एक छोटा सा काम भी नहीं हुआ। तुम्हें केवल उस डीमन एलिक्सर को यहाँ पे लेके आना था। एक डीमन एलिक्सर बहुत कीमती चीज होती है उस जंगल में रहने वाले जीवों के लिए भी। वो डीमन एलिक्सर ने बाकी डीमंस को अट्रैक्ट किया होगा। जैसे ही वो टोड मरा, बाकी के डीमंस वहां पर आ गए, उस डीमन एलिक्सर को उठाकर खा गए और फिर वहां से चले गए। इसी वजह से तुम्हें वहां पर कुछ भी नहीं मिला। अब क्योंकि तुम उस डीमन एलिक्सर को यहाँ पे नहीं ला पाए हो, इसका मतलब इस सेक्सुअल एडिक्ट को एक तरह से फेल माना जाएगा। तुम इस मिशन में बुरी तरह से फेल हो चुके हो, लेकिन तुम्हें इतना बुरा मानने की जरूरत नहीं है। तुम इस मिशन जिंदा लौटाए, यही तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा रिवॉर्ड है। तुम जिंदा हो, इस बात की खुशी मनाओ और यहाँ से चले जाओ। ये सुनकर एजेंट खड़ा होता है और उदास होते हुए सबसे कहता है, ठीक है अब मैं चलता हूँ, मुझे जाने की अनुमति वगैरह कुछ दो। एक एल्डर कहता है, नहीं अभी नहीं, अभी मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। बाहर जाओ और बाहर जाके हमारा इंतजार करो, हम तुम्हें फिर से बुलाएंगे। ये सुनकर एजेंट बाहर चला जाता है और वो तीनों एल्डर आपस में कुछ बातें करने लगते हैं। इनमें से एक दूसरे से कहता है, तुमने ऐसा क्यों कहा? ब्रदर हियन, उस लड़के को यहाँ पर रोकने की क्या जरूरत है? अब हमें सब कुछ पता है, उस लड़के की हमें कोई भी जरूरत नहीं है। इसी समय ये दूसरा एल्डर जिसका नाम येन है वो कहता है, हाँ तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, हमें उसकी जरूरत नहीं है, वो बिल्कुल बेकार है। लेकिन उसने इस सेक्सुअल एडिक्ट को कंप्लीट तो कर ही दिया है। वो डीमन बीस्ट मारा जा चुका है, वो बात अलग है, ये उसका एलिक्सर को लेकर नहीं आ पाया, लेकिन फिर भी ये अकेला था जो उन चारों के बीच में सर्वाइव कर पाया। तो हमें इस लड़के को कोई ना कोई रिवॉर्ड तो दे ही देना चाहिए। ये सुनकर एक तीसरा एल्डर बोलता है, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? आपको साफ साफ पता है कि वो लड़का डीमन एलिक्सर को लेकर नहीं आ पाया है। अगर हम उसके बावजूद भी उसको रिवॉर्ड दे देंगे जो कि है वो स्टोन एसेंस, तो हमारा काफी बड़ा लॉस होगा। ये सुनकर दूसरा वाला एल्डर बोलता है, हाँ आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, उसको रिवॉर्ड देने पर हमारा थोड़ा बहुत लॉस होगा, लेकिन आगे जाके हमें इससे प्रॉफिट भी हो सकता है। आप खुद ही सोचिए, सेक्सुअल एडिक्ट के लिए इस टाइम पे कितने कम कल्टीवेटर्स आते हैं। उन सभी को ऐसा लगता है कि 10 में से 9 कल्टीवेटर मारे जाएंगे, इसलिए कोई भी कल्टीवेटर सेक्सुअल एडिक्ट को एक्सेप्ट नहीं करता।
उन सभी को ऐसा लगता है कि उनका वैसे भी कोई प्रॉफिट होने वाला नहीं है और वो बेकार में अपनी जान गंवा रहे हैं। अगर हम इस लड़के को कुछ रिवॉर्ड में दे देंगे तो और भी लोग हमारे पास में आएंगे और भी ज्यादा लोग सेक्सुअल एडिक्ट को एक्सेप्ट करेंगे। ये सुनकर तीसरा एल्डर बोलता है, आप कहना क्या चाहते हैं, थोड़ा साफ साफ कहिए। सेकंड एल्डर कहता है, क्या तुम्हें अभी भी समझ में नहीं आया? मैं कह रहा हूँ हमें उस लड़के को रिवॉर्ड दे देना है और इस खबर को सब जगह फैला देना है कि इस लड़के को रिवॉर्ड मिल गया है, और साथ ही हाकिंग की मौत की खबर को पूरी तरह से दबा देना है। जब लोगों को पता पड़ेगा कि इस छोटे से बच्चे ने सेक्सुअल एडिक्ट को कंप्लीट कर दिया है तो सभी को लगेगा कि ये बहुत आसान है। लोग सेक्सुअल एडिक्ट के खतरे को भूल जाएंगे और फिर और भी लोग हमारे पास में आएंगे। अंदर उन तीनों एल्डर्स के बीच में जो कुछ बातें हो रही है, वो बाहर से एजेंट उस गेट पे कान लगा के सुनने की कोशिश कर रहा था, लेकिन एजेंट को कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा। एजेंट सोचता है ये सब यहाँ पे क्या कर रखा है, इन्होंने यहाँ पर एक स्पेशल तरह का स्पेल लगा रखा है जिसकी वजह से अंदर की आवाज़ बाहर नहीं आ रही। मुझे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है। मुझे लगता है इनको मेरी कहानी पर बिल्कुल भी यकीन नहीं हुआ है, इन्होंने मुझ पर शक कर लिया है। अब कहीं ये कुछ इसी समय उस अंदर की तरफ से कोई गेट खोल देता है। जैसे गेट खुलता है एजेंट तुरंत नीचे गिर जाता है। एजेंट जल्दी से हड़बड़ में खड़ा होता है और उस एल्डर से कहता है, मेरी कोई गलती नहीं है, मैं कुछ सुन नहीं रहा था, मैं बस नॉक करने के लिए गेट के पास में आया था। आप मेरा यकीन मानिए, मैं बाहर से कुछ सुन नहीं रहा था आपकी आवाज़ें। वो एल्डर कहता है, जाने दो ये सब बातें, तुम्हें खुश होना चाहिए। हम सभी एल्डर्स ने डिसाइड किया है कि हम तुम्हें सेक्सुअल एडिक्ट का रिवॉर्ड देंगे। तुमने सेक्सुअल एडिक्ट को परफेक्टली कंप्लीट कर दिया है। अब तुम मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हें रिवॉर्ड दूंगा। ये सुनकर एजेंट बोझा चौंक जाता है। फिर एजेंट और वो एल्डर किसी जगह पे जाते हैं। एल्डर एजेंट की तरफ एक छोटा सा पाउच पकड़ाता है और फिर एजेंट से कहता है, ये तुम्हारा इनाम है, इसका अच्छे से ध्यान रखना। एजेंट थैंक यू कहते हुए हाथ बढ़ा के उस पाउच को ले लेता है। वो एल्डर के कहता है, एजेंट हमने पहले सोचा था हम इस सेक्सुअल एडिक्ट को एक तरह से फेलियर घोषित कर देंगे क्योंकि तुम उस डीमन एलिक्सर को लेकर नहीं आ पाए थे, लेकिन फिर हमने तुम्हारी एज के बारे में, तुम्हारी बहादुरी और हिम्मत के बारे में सोचा। उसे देखकर हम बहुत खुश हुए, इसलिए फिर हमने डिसाइड किया कि हम इसे एक सेक्सुअल एडिक्ट के सक्सेस के रूप में मानेंगे जिसका तुम्हें रिवॉर्ड भी मिल चुका है। लेकिन इसकी एक शर्त है जो तुम्हें फॉलो करनी होगी। इस सेक्सुअल एडिक्ट के मिशन के अंदर तुम्हारे साथ में जो कुछ भी हुआ उसके बारे में तुम किसी को भी नहीं बताओगे। यानी कि मेरा मतलब तुम्हारे ऊपर बीस्ट ने अटैक किया और तुम्हारे साथ साथियों को मार दिया, इस बारे में तुम किसी को भी नहीं बताओगे। अगर तुमसे कोई पूछता है तो तुम्हें बस इतना ही कहना है, तुमने और तुम्हारे सारे साथियों ने मिलकर उस पैथन रोड के ऊपर अटैक किया, अपने प्लान को फॉलो करते हुए उस टोड को मार दिया, और साथ ही उस टोड को मारना बिल्कुल आसान था। ये सुनकर एजेंट ठीक है बोलते थोड़ा सा हंसने लगता है। इस समय एजेंट के मुंह के ऊपर एक शांत सी स्माइल है, वहीं उसके माइंड में एक इविल स्माइल है। एजेंट सोचता है ये काम कर गया, मैंने इन सबको मूर्ख बना दिया है, मैंने अपना बदला भी ले लिया, डीमन एलिक्सर मेरे पास ही है और साथ में मुझे रिवॉर्ड भी मिल चुका है, एक ही साथ में मेरा हर तरफ से प्रॉफिट हो गया है। तभी वहां पर कोई आ जाता है, इसका नाम साउ जून है। अब वहां पर आकर एल्डर से कहता है, अंकल आपने मुझे बुलाया, बताइए क्या काम है। एल्डर कहता है, मिलो, इस लड़के से मिलो, इसका नाम एजेन है, ये लड़का अभी भी सेक्सुअल एडिक्ट को कंप्लीट करके आया है, मैं चाहता हूँ तुम इसे नीचे तक छोड़ के आओ। ये सुनकर लड़का सोचता है, क्या मैं इस लड़के को छोड़ने के लिए जाऊं? तभी उसकी नजर एजेंट के हाथ में उस पैकेट की ओर पड़ती है। साउ उस पैकेट को देखते हुए चल जाता है और खुश होते हुए कहता है, हाँ हाँ ठीक है, मैं इसे छोड़ आऊंगा। ये कहते हुए साउ हंसने लगता है। तभी एजेंट कहता है, नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं अकेला जा सकता हूँ। साउ कहता है, ऐसे कैसे अकेले जा सकते हो, तुम्हारा अकेले जाना सेफ नहीं होगा, तुम्हें अभी भी रिवॉर्ड मिला है, कोई तुमसे ये रिवॉर्ड छीन सकता है, इसलिए मैं तुम्हें नीचे तक छोड़ के आऊंगा, तुम मेरे साथ में सेफ रहोगे। एजेंट कहता है, थैंक यू। फिर एजेंट और साउ वहां से ले आते हैं। उन दोनों की आवाज जाने के बाद ये एल्डर कहता है, अब मजा आएगा, अब इस लड़के के साथ में जो होने वाला है उसका ब्लेम मुझ पे नहीं आएगा। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, एजिन और साहू उस घर से बाहर निकल चुके हैं, वो दोनों आपस में बातें करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तभी साहू एक रास्ते की तरफ इशारा करता है और फिर एजेंट से कहता है, एजिन चलो यहाँ से चलते हैं, यहाँ से हम तुम्हारे घर तक जल्दी पहुंच जाएंगे, ये एक शॉर्टकट है। एजेंट कहता है, आपका शुक्रिया, आप मेरे साथ में नहीं होते तो मेरा क्या ही होता, की वजह से मुझे एक छोटा रास्ता पता पड़ गया, अब मैं भी यहीं से जाया करूंगा। साहू कहता है, अरे अरे कोई बात नहीं, मैं इतना थैंक यू कहने की जरूरत नहीं है, और वैसे भी तुम्हारी मदद करके मुझे और ज्यादा अच्छा लग रहा है, तुमने अभी सेक्सुअल एडिक्ट को कंप्लीट किया है, तुम्हारी मदद करना मेरे लिए भी बहुत बड़ी बात है, तुमने इतनी छोटी सी एज में सेक्सुअल एडिक्ट को कंप्लीट कर दिया, अब मैं देखना चाहूंगा तुम आगे क्या क्या करते हो। वैसे क्या मैं पूछ सकता हूँ तुम भी कल्टिवेशन के किस लेवल पर हो? एजेंट कहता है, अभी मैं बहुत लोअर लेवल पर हूँ, मैं अभी भी सेक्ट के अंदर आया हूँ, मेरा लेवल बहुत ज्यादा लो है, मैं फर्स्ट लेवल के पीक पर हूँ। सेक्सुअल एडिक्ट के टाइम पे मैं बहुत लकी था कि मैंने उस बीस्ट को हरा दिया। साहू कहता है, हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, तुम बहुत ज्यादा लकी थे कि तुम सेक्सुअल एडिक्ट को कंप्लीट कर पाए, लेकिन तुम्हें जो ये रिवॉर्ड मिला है ये तुम्हारे लिए बिल्कुल बेकार है। तुम्हें पता है इस पैकेट के अंदर क्या है? इसके अंदर स्टोन एसेंस है जो कि थर्ड लेवल के ऊपर के कल्टीवेटरों के लिए होता है। थर्ड लेवल और थर्ड लेवल के ऊपर के कल्टीवेटर ही इस स्टोन एसेंस को यूज कर सकते हैं, तुम्हारे लिए ये बिल्कुल बेकार है। अगर तुम ऐसा सोच रहे हो कि इसकी मदद से तुम कल्टीवेट कर पाओगे तो तुम गलत सोच रहे हो। अगर तुमने इसका यूज भी किया तो तुम्हारी बॉडी एक्सप्लोड कर जाएगी, और जहां तक मुझे लगता है थर्ड लेवल पे पहुंचने में तुम्हें बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, और जहां तक मुझे लगता है
तुम्हें महीने में जो 2 स्पिरिचुअल स्टोन मिलते हैं, तुम तो उनका भी ठीक से यूज नहीं कर पाते होंगे। ये सुनकर एजेंट थोड़ा उदास समूह बनाते हुए कहता है, मैं 4th क्लास का हूँ, मुझे महीने में 2 स्पिरिचुअल स्टोन नहीं मिलते, 3 महीने में 1 स्पिरिचुअल स्टोन मिलता है। मैं बहुत ज्यादा गरीब हूँ, मैं उन्हें खरीद भी नहीं सकता। ये सुनकर साहू हंसते हुए एजेंट के कंधे पर अपना हाथ रखता है और फिर एजेंट से कहता है, तुम्हें इतना उदास होने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। जैसे ही एजेंट ये बात सुनता है, एजेंट को सब कुछ समझ में आ जाता है, लेकिन फिर भी एजेंट थोड़ा चौंकते हुए कहता है, आप मेरी मदद करेंगे, लेकिन कैसे? साहू कहता है, जैसा कि अभी मैंने कहा, स्टोन एसेंस तुम्हारे लिए तुम्हारे लेवल पे बिल्कुल बेकार है। कैसा रहेगा तुम उसे मुझे बेच दो, इसके बदले में मैं तुम्हें कुछ स्पिरिचुअल स्टोन दे दूंगा। स्पिरिचुअल स्टोन के बदले में तुम कल्टिवेट कर पाओगे, इसमें तुम्हारा बहुत प्रॉफिट है। बताओ क्या तुम्हें ये एक्सेप्ट है? डील डन करें? ये सुनते एजेंट सोचता है, मैं जानता था ये ऐसा ही कुछ कहने वाला है। उस एल्डर ने मेरा यूज किया, उसको पता था कि उसको स्टोन एसेंस ऐसे नहीं मिल सकता, वो सेट के अंदर से स्टोन एसेंस डायरेक्ट नहीं निकाल सकता, इसलिए उसने मेरा यूज किया। इसने स्टोन एसेंस मुझे दे दिया और साथ में अपने इस नेपियो को भेज दिया, अपने इस भांजे को, ताकि ये मुझसे मेरा ये स्टोन एसेंस छीन सके। यहाँ सबके सब चोर है, सबके सब मेरा यूज कर रहे हैं। तभी साहू फिर से एजेंट के कंधे पर हाथ रखता है और एजेंट से कहता है, क्या तुमने मेरी बात सुनी नहीं? तुमने कोई जवाब नहीं दिया। मेरा यकीन मानो, ये स्टोन एसेंस बाकी लोगों के लिए बहुत कीमती है, लेकिन मेरे लिए नहीं। मेरे को तो ये बड़ी आसानी से मिल जाता है। मैं केवल तुम्हारी मदद करने के लिए सब कर रहा हूँ और ये केवल एक डील है। मैं केवल खुद का नुकसान करा रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ तुम एक हाई लेवल कल्टिवेटर बनो। मैं तुम्हें इस स्टोन एसेंस के बदले में 30 स्पिरिचुअल स्टोन दूंगा। मेरा यकीन मानो, इस स्टोन एसेंस की कीमत इससे ज्यादा बिल्कुल नहीं हो सकती। एजेंट हंसते हुए कहता है, क्या तुम मेरे को मूर्ख समझते हो? मेरे को सब पता है। स्टोन एसेंस की कीमत 1000 स्पिरिचुअल स्टोन से भी ज्यादा होती है। तुम मुझे बच्चा समझ के धोखा नहीं दे सकते। जैसे एजेंट ये बात कहता है, साहू तुरंत एजेंट को गर्दन से पकड़ लेता है और फिर उसकी गर्दन को जोर से मारने लगता है। एजेंट कहता है, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? मुझे छोड़ो, मुझे जाने दो। साहू कहता है, पागल बच्चे, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ में नेगोशिएट करने की? मैं तो तेरे प्रॉफिट के बारे में सोच रहा था। मैंने तो सोचा था तेरी जान ही बच जाएगी और साथ में तेरे को स्टोन एसेंस से मिल जाएंगे, लेकिन तू तो मेरी दया के लायक ही नहीं है। ये कहते हुए साहू जोर से एजेंट को जमीन पर गिरा देता है। फिर एजेंट के सर पे अपने पाँव रखते हुए कहता है, मैं चाहूँ तो अभी तुझे जान से मार सकता हूँ। मैं वहां पर कह दूंगा कि तुम सीढ़ियों से नीचे गिर के मर गए। इसके बाद मुझसे कोई भी किसी भी तरह का सवाल नहीं पूछेगा। लेकिन मैंने सोचा कि तुम्हें नहीं मारते हैं और तुम्हें थोड़ा सा प्रॉफिट दे देते हैं, तुम्हें भी थोड़ा खुश कर देते हैं, लेकिन तुम तो इस लायक ही नहीं हो। तुम बस मरने के लायक हो, तो फिर अब मर जाओ। इसी टाइप पे एजेंट सोचता है, अगर मैंने इससे भी फाइट की तो सभी को पता पड़ जाएगा कि मेरा कल्टिवेशन लेवल क्या है। ऐसा होने पर हो सकता है सेक्स से एडिक्ट में जो कुछ भी हुआ उसके बारे में पता लगाने की कोशिश करे। हो सकता है उनको मुझ पर शक हो जाए, और अगर एक बार ये खोजबीन शुरू हुई तो उन्हें हो सकता है मेरे बैकग्राउंड के बारे में पता पड़ जाए कि मैं डाकू की फैमिली से बिलोंग करता हूँ। तब तो मेरे साथ में बहुत ज्यादा बुरा होगा। इसलिए अभी के लिए अच्छा होगा मैं सोच समझ से काम करूँ। यही सोचते हुए एजेंट अपना हाथ आगे बढ़ा देता है, जिसके अंदर वो स्टोन एसेंस का पैकेट होता है। फिर वो साहू से कहता है, ब्रदर साहू, मैं तुम्हारी डील को एक्सेप्ट करता हूँ, प्लीज इस स्टोन एसेंस को ले लो और तुम जैसा कहोगे मैं वैसा करने को तैयार हूँ, बस मुझे जाने दो। ये सुनते ही साहू एजेंट के सिर के ऊपर से अपना पैर हटा देता है और फिर एजेंट के हाथ में से उस पाउच को ले लेता है। फिर वो एजेंट से कहता है, अगर तुमने ये मुझे पहले दे देता तो मैं तुम्हारे साथ में ऐसा कुछ भी नहीं करता, मुझे तुम्हें इतना परेशान करना नहीं पड़ता। ये कहते हुए साहू वहां जाने लगता है और जाते जाते एजेंट से कहता है, अब तुम मुझे दोष मत देना कि मैंने तुमसे कुछ चुरा लिया। इसमें पूरी तरह से तुम्हारी गलती है कि तुम कमजोर हो। कमजोरों के साथ में तो ऐसा होता ही है, लोग उनसे कुछ ना कुछ छीन लेते हैं। ये कहते हुए साहू काफी दूर मिल जाता है। एजेंट धीरे धीरे खड़ा होता है और साहू की तरफ देखने लगता है। फिर हमें साहू को दिखाते हैं, साहू खुश होते हुए वहां जा रहा होता है और साहू चल चलते सोचता है, आज तो मजा ही आ गया, मुझे ये स्टोन एसेंस मिल गया है। मुझे सबसे पहले जाकर अंकल को इसके लिए थैंक यू कहना चाहिए। इसी समय साहू को अपने पीछे कोई हलचल फील होती है। साहू पीछे मुड़कर देखता है, एक चक्कू पूरी तेज रफ्तार से उसकी तरफ आ रहा है। साहू तुरंत झुककर उस अटैक को डॉज करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे झुकने के बावजूद भी वो चक्कू उसके गाल की टच हो ही जाता है। साहू के गाल में से खून बहने लगता है। फिर साहू जल्दी से खड़ा होता है और चिल्लाए कहता है, कौन है वहां पर, सामने आओ। साहू के इतना कहते ही साहू के पीछे को जाता है और जोर से हंसने लगता है और फिर वो साहू से कहता है, मुझे पता पड़ा है कि तुम्हारे पास में कोई कीमती चीज है। मेरी नाक बहुत तेज है, मेरे को स्टोन एसेंस से खुशबू आ रही है, कैसा रहेगा हम उसे शेयर कर लें? तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें शेयरिंग इज केयरिंग का इंपॉर्टेंस तो बताई होगी। साहू कहता है, नहीं बताया, मुझे तो शेयर का मतलब ही नहीं पता। ये कहते हो साहू घूमकर उस आदमी के ऊपर एक जोर से अटैक कर देता है। वो उसके मुक्का मारने की कोशिश करता है। वैसे मैं बता दूं, ये आदमी शायद एजेंट है। एजेंट रूम बदल के यहाँ पर आया है। एजेंट झुक के साहू के इस अटैक डॉज कर लेता है। फिर साहू बिना रुके एजेंट के ऊपर कहीं ना कहीं से अटैक करता जाता है। एजेंट बड़ी मुश्किल से साहू के हर एक डॉज कर रहा है और फिर पीछे हटता जा रहा है। साहू एजेंट से कहता है, तुम जो कोई भी हो, तुमने मुझसे पंगा लेकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। क्या तुम्हें सच में ऐसा लगा था कि तुम सेक्ट के अंदर मुझसे कोई भी चीज चोरी कर पाओगे? तुमने गलत इंसान से पंगा ले लिया है, अब मैं तुम्हें मार दूंगा। एजेंट कहता है, नहीं मैं नहीं, तुम मरोगे। ये कहते हुए एजेंट जोर से साहू के ऊपर मुक्का मारने की कोशिश करता है। साहू पहले तो अपने एक हाथ का यूज करके उस अटैक को ब्लॉक करने की कोशिश करता है,
लेकिन फिर उससे काम नहीं बनता। साओ अपने दोनों हाथों यूज करता है, लेकिन फिर भी वो सिट्रा को ठीक से रोक नहीं पाता। ये देखकर साओ कहता है ऐसा कैसे हो रहा है, इसका कल्टीवेशन मुझसे ज्यादा हाई है। जिस समय साओ के आगे कुछ धुआं सा आने लगता है, साओ से सूंघता है और उसे सूंघते बेहोश हो जाता है। एजेंट ने साओ के ऊपर ऐसे अटैक नहीं किया होता है। एजेंट ने साइड में कहीं पे अपना वो पॉट रखा होता है जिसमें से वो गैस बाहर निकल रही थी। जैसे ही साओ ने उसे सूंघा वो बेहोश हो गया। फिर कुछ घंटों बाद साओ को होश आता है। साओ देखता है उसके पास में कुछ भी नहीं है, वो पूरी तरह से लुट चुका है। उसके स्टोन एसेंस को उस डाकू ने या फिर जिसने भी उसके ऊपर अटैक किया था उसने चुरा लिया है। ये देखकर साओ को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो आसपास बड़ी हर एक चीज को मुक्के मार मार के तोड़ने लगता है। फिर वो कहता है वो आदमी बहुत ताकतवर था, लंबा था और उसने अपने मुंह पर एक मास्क लगा रखा था और साथ ही वो बहुत शातिर था। उसने मुझे हराने के लिए उस स्मोक का यूज किया जिसकी वजह से मैं बेहोश हो गया। फिर साओ उसके साथ में जो कुछ भी हुआ उसके बारे में सोचने लगता है। उसे याद आता है कि उस डाकू ने उसके ऊपर एक जोर से मुक्का मारा था। उस मुक्के के पड़ने के बाद में उसके पास में एक अजीब सी गैस आई जिसकी वजह से वो बेहोश होने लगा। लेकिन बेहोश होने से जस्ट पहले उस आदमी ने एक नाम लिया था जो था लियू फेंग। अब लियू फेंग कौन है? लियू फेंग ये बंदा है जिसने एक बार एजेंट से उसके स्पिरिचुअल स्टोन छीनने की कोशिश की थी और फिर एजेंट ने उसके पेट में चाकू घोंप दिया था। एजेंट ने यही नाम साहू को बता दिया। ये नाम याद आते ही साहू जोर से लाता है, हाँ लियू फेंग, मेरे को अच्छे से याद है, उसने यही नाम लिया था। ऐसा हो सकता है वो डाकू, वो जो कोई भी था, उसका लियू फेंग से कोई कनेक्शन हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है लियू फेंग ही वो डाकू हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि लियू फेंग कोई स्पाई हो जो कि उस बैंडिट के लिए काम करता है। यानी कि इसका मतलब एक बात तो साफ है, मुझे किसी भी तरह से इस लियू फेंग को ढूंढना होगा, वही मुझे उस डाकू के बारे में कुछ बता सकता है। और अगर उस डाकू को ऐसा लगता है कि वो मुझे हरा सकता है तो वो गलत सोच रहा है। मैं बाकी लोगों की तरह नहीं हूँ जो ऐसे ही हार मान जाऊंगा। मैं उसे हर हाल में ढूंढ के रहूंगा और जैसे वो मेरे हाथ में लगेगा वो मेरे हाथों से मार जाएगा। ये कहते साहू अनसन कुछ बड़बड़ाते हुए वहां से चला जाता है। एजिन सीटी बजाते हुए अपने घर की तरफ जा रहा है। जैसे एजिन अपने घर के पास पहुंचता है उसे कुछ सोचने देता है। वो पास जाके देखता है उसके घर के सामने लियू फेंग और योसेन है। लियू फेंग आराम से एक कुर्सी की ओर बैठा हुआ है और शराब पी रहा है। पास ही में योसेन खड़ा है जिसके आंख के ऊपर एक मुक्का पड़ा हुआ है। योसेन की हालत काफी खराब है, उसे कई जगहों पे चोटें भी लगी हुई है। एजिन ये सब दूर से छुप के दिख रहा है। वो ये सब देख के सोचता है ये सब क्या हो रहा है, ये लियू फेंग मेरे घर के सामने क्या कर रहा है। इसी समय लियू फेंग के प्याले में से शराब खत्म हो जाती है। वो उस प्याले को जोर से टेबल के ऊपर रखता है और चिल्ला कहता है और डालो इसमें। योसेन तुरंत उस प्याले के अंदर और शराब डालने लगता है। तभी लियू फेंग कहता है क्या तुमने वो अफवाह सुनी है? सुनने में आया है हाउकिंग का सेक्स रिलेटेड कंप्लीट हो चुका है और साथ ही वो टेंपल से अपना रिवॉर्ड भी ले चुका है। क्या तुम्हें इसका मतलब पता है? योसेन कहता है नहीं पता। लियू फेंग कहता है तुम बिल्कुल बेवकूफ हो, तुम्हें इतना भी नहीं पता। इसका मतलब है तुम्हारा वो दोस्त एजिन मर चुका है। एजिन को उस बीच ने खा लिया, अब वो दोबारा कभी नहीं लौटेगा। ये कहते हुए लियू फेंग जोर जोर से हंस रहा होता है और वहीं योसेन को बहुत ज्यादा बुरा लगता है। योसेन लियू फेंग के प्याले के अंदर शराब डाल रहा होता है। वो शराब बाहर ढूंढने लगती है। योसेन इससे खुसक गया है, उसको पता ही नहीं पड़ता कि शराब बाहर डुल रही है। इसी समय शराब को बाहर डुलते हुए लियू फेंग दिख लेता है। वो तुरंत खड़ा होता है और योसेन के पेट के ऊपर एक जोर से लात मार लेता है और उसे चिल्लाए कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी शराब बाहर गिराने की? तुम जानते नहीं ये शराब कितनी कीमती है। ये सुनकर योसेन तुरंत लियू फेंग के पैरों में गिर जाता है और उसे कहता है प्लीज आप शांत हो जाइए, इतना गुस्सा मत होइए, मैं मानता हूँ मुझसे गलती हुई है, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। योसेन की माफी सुनकर लियू फेंग का मानने वाला था, उसको तो बस योसेन को मारने का कोई बहाना चाहिए था और अब उसके पास में एक छोटा सा बहाना था। लियू फेंग तुरंत उस बर्तन को उठाता है जिसके अंदर शराब भरी हुई थी और उसे उठाकर जोर से योसेन के सर पे मार देता है। जैसे ही वो मटका योसेन के सर पे पड़ता है योसेन के सर में से खून बहने लगता है। इसके बाद भी लियू फेंग रुकता नहीं है। लियू फेंग योसेन के पास में आकर उसके बालों को कस से पकड़ लेता है और उन्हें खींचने लगता है और फिर वो उससे कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने मुंह खुलने की? तुम जानते नहीं मुझे कितना ज्यादा गुस्सा आ रहा है कि मैं उस लड़के को मार नहीं पाया। वो लड़का मेरे हाथों से नहीं मरा, उसे किसी बीच ने खा लिया। अगर वो मेरे हाथों से मरता तो मैं उसको बहुत बुरी तरह से मारता, लेकिन मुझे तुमसे काम चलाना पड़ रहा है एक मोटे से सुअर से। अब मैं तुमसे बोर हो चुका हूँ, तुम्हारे मरने का टाइम हो चुका है। योसेन कहता है ऐसा मत करो, मुझे छोड़ दो। लियू फेंग कहता है चलो ठीक है, तुम इतना कह रहे हो तो मैंने तुम्हें छोड़ दिया, लेकिन इसकी एक शर्त है। एजिन बहुत ही घटिया और कमीना लड़का है, ये बात तुम्हें 100 बार दोहरानी होगी, उसके बाद में मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। तुमने मुझसे मौका मांगा और मैंने तुम्हें मौका दे दिया, चलो अब शुरू हो जाओ। योसेन रोते हुए कहता है हाँ मैं पूरी तरह से तैयार हूँ, आपने जो कहा मैं करने के लिए तैयार हूँ। एजिन बहुत ही, इसके आगे योसेन कुछ नहीं कह पाता। योसेन एजिन के बारे में सोचने लगता है जब एजिन ने उसकी मदद की थी और उसे स्पिरिचुअल स्टोन देते हुए कहा था कि तुम मेरे दोस्त हो। ये हालत योसेन चिल्लाए कहता है एजिन बहुत ही अच्छा लड़का है और वो मेरा दोस्त है। जिस को लियू फेंग को फिर से ज्यादा गुस्सा आ जाता है, उसको फिर से योसेन को मारने का बहाना मिल जाता है। वो चिल्लाए कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा कहने की? लगता है तुम उस लड़के को कुछ ज्यादा याद कर रहे हो, अब टाइम आ गया है उसके पास में जाने का, मैं तुम्हें उसके पास में भेज दूंगा। यह कहते हुए लियू फेंग अपने हाथ से कोई सिंबल बनाता है, उसके ऐसा करने से उसकी तलवार हवा में उड़ने लगती है। फिर लियू फेंग अपने हाथ से कोई इशारा करता है, उसके ऐसा करते ही वो तलवार पूरी तेज रफ्तार से योसेन की तरफ बढ़ने लगती है।
ये देखकर योसेन बहुत ज्यादा डर जाता है। वो तुरंत अपनी आंखें बंद कर लेता है और अपना सर नीचे की तरफ कर लेता है और खुद के मरने का अंजाम करने लगता है। लेकिन तभी एक हाथ बीच में आ जाता है और उस तलवार को पकड़ लेता है। ये देखकर लियू फेंग बहुत ज्यादा चौंक जाता है और साथ में योसेन भी। योसेन सोचता है मैं मरा कैसे नहीं, ये तलवार मेरी टच क्यों नहीं हुई। ये सोचते हुए योसेन अपनी आंख खोलता है और ऊपर की तरफ देखने लगता है। सामने एजिन खड़ा है। एजिन ने लियू फेंग की उस तलवार को अपने हाथ से पकड़कर तोड़ दिया है। एजिन को देखकर लियू फेंग सोचता है ये कैसे हो गया, ये लड़का अभी तक जिंदा कैसे है और इसने मेरी तलवार को कैसे तोड़ा। मेरी तलवार को तोड़ने के लिए तो बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी की जरूरत होती है, इसके अंदर इतनी पावर आई कहां से। फिर एजिन योसेन को देखकर हंसते हुए उससे कहता है ब्रदर योसेन, तुम बिल्कुल पागल हो। अगर तुमसे कोई कुछ कहने को कहे तो कह दिया करो, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो कह देता। इस समय योसेन अभी भी बहुत ज्यादा शौक में होता है। वो एजिन से कहता है एजिन, क्या तुम जिंदा हो, क्या तुम सच में यहाँ पर हो। एजिन कहता है हाँ मैं यहीं पे हूँ, तुम्हें क्या लगता है मैं एक भूत हूँ। ये सुनते ही योसेन तुरंत एजिन के पैर पकड़ लेता है और फिर उसे कहता है मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा था तुम वापस आ पाओगे, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि तुम वापस आ गए। ये कहते हुए योसेन रोने लगता है। एजिन कहता है नहीं नहीं ऐसा मत करो, तुम मेरे पैरों पर अपनी नाक साफ कर रहे हो, मुझे पता है, मेरे पैरों पे से हटो। तभी लियू फेंग एजिन से कहता है ए लड़के, तू अभी तक जिंदा कैसा है, और हाउकिंग हाउकिंग कहाँ पर है, उन्होंने तुझे जिंदा कैसे छोड़ दिया। ये सुनकर एजिन कहता है हाउकिंग मर चुका है, और ना केवल हाउकिंग, बाकी सभी लोग जो हाउकिंग के साथ में आए थे वो सबके सब मारे जा चुके हैं। एजिन के आ जाने से योसेन में भी थोड़ी हिम्मत आती है, वो तुरंत खड़ा हो जाता है। एजिन आगे कहता है तुम्हें पता है उस मिशन में हम 5 लोग गए थे और मैं अकेला ही जिंदा बच पाया हूँ, पता है क्यों, क्योंकि मुझ में सबसे ज्यादा हिम्मत है। मुझे पता है सेक्ट के अंदर तुम जैसे कई सारे लोग हैं जिन सभी को मारना बहुत ज्यादा जरूरी है, जिन सभी को मैं मारूंगा। मेरा भी काम अधूरा था इसलिए मैं वापस आ गया, अब तुम्हारे मरने का टाइम आ गया है, तुम मरने वाले हो। लियू फेंग कहता है अपनी बकवास बंद करो, मुझे पता है तुम सेक्स एडिट के मिशन से भाग कर आए हो, तुम उस मिशन में डर गए थे और यहाँ पर भाग के आने के बाद तुम अपनी अकड़ दिखा रहे हो। अब मैं पहले वाला लियू फेंग नहीं रहा, मेरी बॉडी की कल्टिवेशन पूरी तरह से ठीक हो चुका है, साथ ही मैं पहले ज्यादा ताकतवर हो चुका हूँ, अब तुम मेरा सामना नहीं कर सकते। ये कहते हुए लियू फेंग को स्किल यूज करने लगता है। फिर वो आगे कहता है अब मैं तुम्हें हाउकिंग के पास में। लियू फेंग की बात पूरी होने से पहले ही एजिन लियू फेंग के पास में आता है और उसके मुंह पर एक जोर से मुक्का मार देता है। एजिन का यह मुक्का बहुत ज्यादा खतरनाक था। ये एक मुक्का पड़ते ही लियू फेंग पूरी तरह ढेर हो जाता है, वो उछल के जाके दूर जाके गिर जाता है, उसके मुंह से खून बहने लगता है और वो रोने लगता है। लियू फेंग रोते हुए कहता है एजिन मुझे माफ कर दो, मैं तुमसे माफी मांगता हूँ, तुम मेरा चेहरा देख सकते हो, मुझे बहुत ज्यादा पछतावा है। इसी समय लियू फेंग सोच रहा होता है ये लड़का इतना ताकतवर कैसे हो गया, इसने मुक्का मारा है, इससे मुझे पता चलता है कि इसका लेवल कम से कम 3rd लेवल की पीक पर है, ये लड़का इतनी जल्दी इतना ताकतवर कैसे हो गया। तभी एजिन लियू फेंग के पास में आता है और उसके सर पे अपना पाँव रखता है और उसे कहता है मैंने तुमसे पहले कह दिया है कि तुम आज मरने वाले हो, अब कुछ भी नहीं हो सकता, तुम्हें कोई भी नहीं बचाएगा और ना ही मैं तुम्हें छोड़ूंगा, तुम आज मरने वाले हो, ये फाइनल है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, थोड़ी रात हो चुकी है, अंधेरा छा चुका है। एजिन और योसेन चलते हुए कहीं जा रहे हैं। योसेन एजिन से कहता है एजिन जब तुमने कहा था कि तुम उसे मार दोगे तब तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था, मुझे सच में लग रहा था कि तुम उसे मारने वाले हो, लेकिन अच्छा हुआ तुमने उसे छोड़ दिया। एजिन कहता है मेरे पास में और कोई ऑप्शन भी नहीं था, वो सेक्ट के अंदर था और मैं कोई पागल नहीं हूँ कि उसे सेक्ट के अंदर मार दूंगा, अगर मैं उसे मार देता तो मुझे बचाने वाला कोई भी नहीं होता, लेकिन अगर मुझे फिर से मौका मिला और वो मुझे कभी सेक्ट के बाहर मिल गया तो मैं उसे बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा, तब वो मरेगा। यूसन कहता है चलो अच्छा है, तुमने इस बार फिर से उसके मेरिडेंस खराब कर दी, अब वो फिर से 1 महीने तक रेस्ट करता रहेगा और दोबारा से हमसे पंगा लेने की हिम्मत नहीं करेगा। एजेंट कहता है नहीं, मैंने इस बार केवल इतना ही नहीं किया, इस बार मैंने बहुत कुछ कर दिया है, मेरी टाइमिंग के हिसाब से उसकी सजा अब शुरू होगी। यहाँ से सीन दोबारा शिफ्ट होता है, हमें लियू फेंग को दिखाते हैं। लियू फेंग अपने घर के अंदर है, वो बहुत बुरी तरह से घायल है और खून की उल्टियाँ कर रहा है। वो उल्टियाँ करते हुए कहता है उस लड़के एजेंट ने फिर से वो सब कर दिया, उसने मेरी मेरिडेंस खराब कर दी, अब मुझे फिर से 1 महीने तक आराम करना होगा, फिर से मेरा 1 महीना बर्बाद हो जाएगा, मैं बिल्कुल भी कल्टिवेट नहीं कर पाऊंगा। ये कहते हुए लियू फेंग खड़ा होने की कोशिश करने लगता है, तो उसी समय उसके आसपास में काफी सारे लोग आ जाते हैं। उनमें से एक लियू फेंग के पास में आता है और बैठ कर उससे कहता है क्या तुम लियू फेंग हो? लियू फेंग कहता है हाँ मैं हूँ, और तुम कौन? इसी समय उनमें से एक बंदा लियू फेंग को पीछे से पकड़ लेता है और उसे खड़ा कर देता है। लियू फेंग उन सबसे कहता है ये तुम क्या कर रहे हो? तभी ये वाला बंदा लियू फेंग से कहता है तुम्हारा नाम लियू फेंग है, हमारे मास्टर ने तुम्हें उनके पास में लेके जाने के लिए कहा है, उन्हें तुमसे कोई काम है, चलो हमारे साथ चलो। वैसे हम तुमसे पूछ नहीं रहे हैं, तुम्हें बता रहे हैं, तुम्हें साथ में चलना होगा। ये सुनकर लियू फेंग का सारा गुस्सा खत्म हो जाता है और वो बहुत बुरी तरह से डर जाता है, उसे पता ही नहीं है अब वो क्या करे, वो कुछ कर भी नहीं सकता। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम एजेंट को देखते हैं। एजेंट अपने घर के अंदर है। एजेंट उस पोटली के अंदर से सारा सामान को बाहर निकाल रहा है जो कि उसे हाकिंग के पास से मिली थी जब उसने हाकिंग को मार दिया था। एजेंट एक एक करके उस पोटली के अंदर जो कुछ भी होता है उसे बाहर निकालने लगता है। उस पोटली के अंदर से 2 तलवारें, काफी सारे स्पिरिचुअल स्टोन और कुछ स्पेल की बोतलें बाहर निकलती है।
फिर एजेंट को उस पोटली के अंदर एक चमकता हुआ पत्थर दिखाई देता है। उसे देखते ही एजेंट को अपने माइंड में एक और शायद देने लगती है। ये तिलिस्मन ऑफ सुक्ची है। इसकी मदद से तुम एक डिस्टेंस को ट्रेवल कर सकते हो। इसके लिए बस तुम्हें अपने स्पिरिचुअल एनर्जी को यूज करना होगा। ये सुनकर एजेंट सोचता है, क्या बात है, मेरे को काफी अच्छी चीजें मिल गई है। भले ही हाउकिंग जब जिंदा था उसने मुझे बहुत परेशान किया, मुझे मारने की कोशिश की, लेकिन मरने के बाद वो मेरे बहुत काम आया। उसके पास से अच्छी चीजें बहुत काम आएगी। ये कहते हुए एजेंट उस पोटली में और देखने लगता है। उसे उस पोटली के अंदर एक किताब दिखाई देती है। उस किताब को देखते ही एजेंट बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और उसे देख ही कहता है, ये किताब तो बहुत शानदार है। ये किताब केवल इनर डिसिपल्स को मिलती है, मैं आउटर डिसिपल हूँ। इस लेवल पे मुझे ये मिलना बिल्कुल नामुमकिन था, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा ये बुक हाउकिंग के पास में कैसे। हाउकिंग अभी भी एक आउटर डिसिपल था, वो अभी तक इनर डिसिपल नहीं बना था, बनने वाला था। अब चाहे जो भी हो, बुक मेरे पास है, मतलब मेरी है। इसी समय एजेंट को अपने माइंड में एक अवसर देने लगती है। इस बुक का नाम आर्ट ऑफ कैप्चरिंग प्लेन्स, क्रेन्स एंड ड्रैगन्स है। इस बुक की मदद से तुम पावर ऑफ कंट्रोल और यूटिलाइज कर पाओगे। ये सुनकर एजेंट उस बुक को खोल देता है और फिर कहता है, चलो ट्राई करके देखते हैं। फिर एजेंट कुछ कल्टीवेट करने लगता है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है। वो चारों बंदे लियू फेंग को किसी जगह पे लेके आ गए हैं। उन्होंने लियू फेंग को बहुत बुरी तरह से टॉर्चर किया है। वो चारों लियू फेंग जानना चाहते थे कि वो डाकू कौन है और लियू फेंग उस जगह को कैसे जानता है। यही सब कुछ जानने के लिए उन चारों ने लियू फेंग को बहुत बुरी तरह से पीटा, लेकिन लियू फेंग कुछ पता ही नहीं है। लियू फेंग उन्हें कुछ भी पता नहीं पाता और बेकार में पिटता जाता है। अब लियू फेंग की हालत इतनी ज़्यादा खराब हो चुकी है कि वो बेहोश होकर जमीन में पड़ा हुआ है। उनमें से एक बंदा लियू फेंग के पास में आता है और उसकी सांस चेक करने लगता है। फिर वो कहता है, यंग मास्टर, ये मरने वाला है, ये ज़्यादा टाइम तक जिंदा नहीं रहेगा। यह आदमी बहुत ज़्यादा ठीक है, हमने इसे कई तरह से टॉर्चर किया, लेकिन फिर भी इसने उस डाकू के बारे में कुछ भी नहीं बताया। शायद हमने गलत बंदे को उठा लिया है, इसको सच में उसके बारे में कुछ भी नहीं पता है। फिर हम देखते हैं वहाँ पे साहू भी है। ये पांचों बंदे साहू को यंग मास्टर कह रहे हैं। साहू उन पांचों से कहता है, चलो कोई बात नहीं, ये गलत बंदा है तो फिर ठीक है, जाओ जाके इसे कहीं फेंक आओ। वो पांचों कहते हैं, जी यंग मास्टर। तभी एक बंदा साहू के पास में आता है और साहू से कहता है, यंग मास्टर, जब हमें ये आदमी मिला था तब ये पहले से ही बहुत ज़्यादा घायल था। किसी ने इसे बहुत बुरी तरह से पीटा था और उसकी मेडिटेंस खराब कर दी थी। साहू कहता है, किसने किसने क्या किया ऐसा, क्या कुछ पता चला? वो दूसरा बंदा कहता है, हाँ पता चला, इसने बताया इसकी हालत किसी एजेंट नाम के बंदे ने की है। एजेंट नाम सुनते ही साहू बहुत ज़्यादा चौंक जाता है। वो कहता है, क्या एजेंट, उसने इसकी हालत ऐसी की है? यहाँ से सीन वापस से शिफ्ट हो जाता है। हमें एजेंट घर दिखाते हैं। एजेंट कल्टीवेट कर रहा है। उसी समय एजेंट ने घर के गेट पे कोई नॉक करता है। एजेंट कहता है, बाहर कौन है? ये कहते हुए एजेंट को लगता है बाहर योसेन है। एजेंट गेट के पास में आता है और गेट खोलता है और चिल्ला कहता है, योसेन, क्या है ये सब? मैंने तुमसे कितनी बार कहा है जब मैं कल्टीवेट कर रहा हूँ तो मुझे डिस्टर्ब मत किया करो। ये कहने के बाद एजेंट सारा सब दिखता है। सामने एक लड़की खड़ी है। इस लड़की का नाम लिनसू है और ये हाउकिंग की दोस्त है। लिनसू एजेंट से कहती है, एजेंट, ये मैं हूँ, मेरा नाम लिनसू है, मैं हाउकिंग की दोस्त हूँ। मुझे खबर मिली है कि सेक्सुअल एडिट कंप्लीट हो चुका है और तुम अकेले ही हो जो सर्वाइव कर पाए हो। तुम अकेले ही उस मिशन से वापस आए हो, बाकी कोई भी नहीं लौटा। लिनसू की ये सब बातें सुनकर एजेंट सोचता है, हाँ मुझे याद आ रहा है, वो स्पेल बोतल जो मुझे हाउकिंग के उस थैले के अंदर मिली थी, उन सभी के ऊपर लिखा था लिनसू। यानी इसका मतलब यही वो लड़की है जिसने हाउकिंग को वो स्पेल बना के दिए थे। तभी लिनसू आई कहती है, मैं तुम्हें बिल्कुल भी परेशान करने नहीं आई हूँ, मैं बस इतना जानना चाहती हूँ वहाँ पर हुआ क्या था। क्या तुम मुझे सब कुछ समझा सकते हो अगर तुम्हारे पास में थोड़ा टाइम हो तो, क्योंकि ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। एजेंट कहता है, ठीक है, आप अंदर आ जाइए, मैं आपको सब कुछ बताता हूँ। आप हाउकिंग की दोस्त है, आपको उनके बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। ये कहते हुए एजेंट पीछे से देखता है। पीछे वो किताब रखी हुई है जो कि हाउकिंग के पास थी। एजेंट तुरंत उस किताब के ऊपर कूद जाता है और सोचता है, मैं तो इसके बारे में भूल ही गया था, अगर इस लड़की ने इस बुक को देख लिया तो इसको मुझ पर शक हो सकता है। ये कहते हुए एजेंट उस बुक को अपने नीचे छुपा लेता है। वो लड़की कहती है, ये तुम क्या कर रहे हो? एजेंट कहता है, नहीं नहीं कुछ नहीं, वो बस ऐसे ही, आप वहाँ बैठ जाइए, मैं आपको सब कुछ समझाता हूँ। लिनसू थैंक यू बोलते हुए साइड में बैठ जाती है। फिर हमें थोड़ी देर बातों से दिखाते हैं। एजेंट ने लिनसू को सब कुछ समझा दिया है। एजेंट ने जो भी वो झूठी या टूटी फूटी कहानी बनाई थी उस सब कुछ को लिनसू को सुना दिया है। एजेंट की पूरी बात सुनने के बाद में लिनसू कहती है, अच्छा तो अब मुझे समझ में आया, मैंने हाउकिंग कई बार कहा था कि पहले उस टोड के बारे में अच्छे से रिसर्च कर ले। काश उसने उस टोड के बारे में थोड़ा ढंग से पढ़ा होता तो उसकी जान बच सकती थी। वैसे अब तुम्हारा शुक्रिया कि तुमने मुझे सब कुछ बता दिया, और सॉरी कि मैंने तुम्हारा टाइम वेस्ट किया। एजेंट कहता है, नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, हाउकिंग बहुत ही अच्छा था, वो उसने कई बार मुझे कल्टीवेशन में मदद की। जब वो मुझे अपने साथ में सेक्सुअल एडिट कर लेके गया तब वो हमेशा चाहता था कि मैं एक हाई लेवल कल्टीवेटर बनूं। उसी समय लिनसू एजेंट की तरफ एक बोतल पकड़ाती है और एजेंट से कहती है, एजेंट, इसके अंदर कुछ एलिक्सर है जिसे मैंने खुद से बनाया है, मैं चाहती हूँ तुम इसे अपने पास में रखो। एजेंट खुश होते हुए उस बोतल को ले लेता है और कहता है, आपका शुक्रिया, ये एलिक्सर मेरे बहुत काम आएगा। तभी एजेंट देखता है वो बोतल पूरी तरह से खाली है। एजेंट कहता है, इस बोतल में तो कुछ भी नहीं है। ये कहते हुए एजेंट लिनसू की तरफ देखता है।
और उसे देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाता है। लिंसू अपनी तलवार से एजेंट के ऊपर अटैक कर देती है। एजेंट थोड़ा सा मुंह घुमाकर उस अटैक को डॉच कर लेता है। तभी एजेंट के हाथ में से वो बोतल भी छूट जाती है और नीचे गिर के टूट जाती है। फिर एजेंट लिंसू से कहता है, लिंसू आप ये क्या कर रही हैं, इससे मुझे चोट लग सकती है। लिंसू अपनी तलवार को पीछे ले लेती है और फिर एजेंट से कहती है, क्या तुम मुझे बेवकूफ समझते हो? मैंने देख लिया था उस किताब को जिसको तुम छुपाने की कोशिश कर रहे थे। तुम्हारे लेवल के कल्टिवेटर के पास में ऐसी किताब होना नामुमकिन है। मुझे पक्का यकीन है वो बुक हॉकिंग की है। बाकी एल्डर्स को तो तुम बेवकूफ बना सकते हो, लेकिन मुझे नहीं बना सकते। मुझे पता है हॉकिंग की डेथ से तुम्हारा किसी न किसी तरह से कनेक्शन है। इस समय एजेंट को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। एजेंट कहता है, अपना घटिया सा मुंह बंद रखो। हॉकिंग को मारने में मेरा बिल्कुल भी हाथ नहीं है। उसकी खुद की गलती की वजह से वो मरा है। और अगर तुम्हें फिर भी शक है तो तुम चाहो तो मेरी कंप्लेन कर सकते हो। मैंने पहले ही सबको सच बता दिया है। कोई भी तुम्हारी बात पे भरोसा नहीं रखेगा। लिंसू कहती है, और लोगों को बताने में भी कौन वाला है? मेरे को किसी को भी भरोसा दिलाने की जरूरत नहीं है। तुम्हें तो मैं खुद से संभाल सकती हूँ, तो मैं किसी के पास में कंप्लेन क्यों करूंगी? ये कहते हुए लिंसू अपना हाथ सामने की तरफ करती है। उसके ऐसा करते ही उसके हाथ के अंदर से एक लाइट निकलती है जो कि एजेंट के पास में आती है और एजेंट को अच्छी तरह से जकड़ लेती है। फिर लिंसू अपना हाथ आसमान की तरफ करती है। उसके ऐसा करते ही एजेंट ने हवा में उड़ने लगता है। एजेंट कहता है, ये सब क्या हो रहा है? लगता है मुझे फाइट करनी होगी। ये कहते हुए एजेंट अपनी अंगूठी यूज करता है और उसके अंदर से वो तलवार को बाहर निकाल लेता है। फिर लिंसू अपनी तलवार को एजेंट की तरफ फेंकती है। एजेंट अपनी तलवार को यूज करके उस अटैक को ब्लॉक कर लेता है। इससे वो अजीब सी लाइट कम हो जाती है। एजेंट अपने आप ही जमीन पर जाता है। फिर जैसे एजेंट जमीन पर गिरता है, लिंसू वापस से एक और स्किल यूज करती है। उसके ऐसा करते ही वहाँ पर एक शैडो बॉल दिखाई देने लगती है। फिर लिंसू अपने हाथ से इशारा करती है। उसके ऐसा करने से वो शैडो बॉल पूरी तरह से एजेंट की तरफ आने लगती है। एजेंट लिंसू के इस अटैक को अपनी तलवार से ब्लॉक करने की कोशिश करता है। जैसे वो शैडो बॉल एजेंट की तलवार टकराती है, वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका हो जाता है। बाहर तक ये धमाका सुनाई देता है। बाहर खड़े हुए कुछ कल्टिवेटर कहते हैं, यहाँ पर क्या हो रहा है? क्या यहाँ पर कोई फाइट कर रहा है? जल्दी जाकर एल्डर्स के बारे में बताओ। तभी वहाँ की धूल धीरे धीरे कमने लगती है। हम देखते हैं उस शेडो बॉल की फोर्स के कारण एजेंट उछल के उस घर से बाहर आके गिर गया है। एजेंट बहुत बुरी तरह से हाफ रहा है। उसके सर पे भी बहुत तेज चोट लगी हुई है। उसके सर में से खून बह रहा है। एजेंट हाफते हुए धीरे खड़े खड़ा होने लगता है। तभी लिंसू फिर से एजेंट के पास में आती है और अपनी तलवार ऊपरी तरफ करके एजेंट से कहती है, अब तुम्हारे मरने की बारी है, अब तुम खड़े नहीं होगे। ये कहते हुए लिंसू अपनी तलवार से फिर से एजेंट के ऊपर अटैक कर देती है। एजेंट उस तलवार को अपने ऊपर गिरता हुआ देखता है, लेकिन बिल्कुल मूव नहीं कर पाता। एजेंट सोचता है, अब मैं मरने वाला हूँ। तभी एकदम से वहाँ पर कोई आ जाता है। लिंसू की तलवार एक ही जगह पर रुक जाती है। देखने से ऐसा लगता है जैसे एजेंट के आसपास में एक बैरियर बन गया हो। फिर हम देखते हैं वहाँ पर एक एल्डर है। उस एल्डर ने अपने एक स्किल यूज किया है जिससे एजेंट के पास में एक बैरियर बन गया है। उस बैरियर को देखकर बहुत ज्यादा चौंक जाती है। वो फिर उस एल्डर की तरफ देखती है और फिर वापस से अपनी तलवार को उस बैरियर के अंदर घुसाने की कोशिश करती है। वो अभी भी एजेंट को मारना चाहती है। तभी वो एल्डर कहता है, रुक जाओ, फाइट करना बिल्कुल भी सही नहीं है। तुम सेक्ट के अंदर फाइट नहीं कर सकती। सेक्ट के अंदर फाइट करके तुम नियमों को तोड़ रही हो। एल्डर की बात सुनकर लिंसू अपनी तलवार पीछे ले लेती है और फिर उस एल्डर से कहती है, एल्डर मुझे माफ कीजिए, मैं किसी भी नियम को तोड़ना नहीं चाहती थी, लेकिन इस लड़के ने मुझे मजबूर कर दिया है। एजेंट कहता है, एल्डर मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन इस सब में मेरी बिल्कुल भी गलती नहीं है। लगभग 1 महीने पहले हमने सेक्सी एडिट को एक्सेप्ट किया था। हम 5 लोग उसके लिए गए थे, लेकिन 5 में से केवल मैं अकेला ही हूँ जो जिंदा बच पाया हूँ। ये जो लड़की है इनका नाम लिंसू है। मैं उस सेट से एडिट के लिए हॉकिंग के साथ में गया हुआ था। लिंसू उसी हॉकिंग की कोई गर्लफ्रेंड वगैरह कोई है, या फिर शायद ये उनकी लवर है। इनको लगता है कि उनकी डेथ मेरी वजह से हुई है, क्योंकि उन 5 के बीच में मैं अकेला ही जिंदा बच पाया हूँ। इसी वजह से ये मुझ पर शक कर रही है और मुझे जान संवारना चाहती है। ये चाहती है कि मैं भी हॉकिंग के पास में पहुंच जाऊं, लेकिन मेरा यकीन मानिए मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है। मैं बस थोड़ा सा लकी था कि मैं वहां पर जिंदा बच पाया। जेसन को लिंसू चिल्लाए कहती है, ये लड़का बिल्कुल झूठ बोल रहा है, मुझे सब कुछ पता है। इस लड़के ने हॉकी को मारा है और अब ये यहाँ पर नाटक कर रहा है। लिंसू की ये सब बातें सुनकर पीछे खड़े कुछ कल्टिवेटर्स कहते हैं, कितनी अजीब सी बात है, इतने छोटे से बच्चे ने हॉकिंग को मार दिया। कोई इस बात में शक भी कैसे कर सकता है कि ये छोटा सा बच्चा हॉकिंग को मार देगा? लेकिन इस सब में हम कुछ कर भी नहीं सकते हैं। एक हाई लेवल कल्टिवेटर ने एक छोटे से कल्टिवेटर के ऊपर इल्जाम लगाया है। सेक्ट तो हाई लेवल कल्टिवेटर की बात मानेगी और बेचारे इस बच्चे को सजा हो जाएगी। तभी दूसरा वाला कल्टिवेटर कहता है, हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, अब देखना बिल्कुल ऐसा ही होगा। ये सब बात है ये एल्डर सुन लेता है। वो चिल्ला कहता है, सब लोग मुंह बंद रखो, अब किसी के मुंह से बिल्कुल भी आवाज नहीं निकलनी चाहिए। फिर एल्डर लिंसू से कहता है, लिंसू ये तुमने बिल्कुल भी ठीक नहीं किया, तुमने सेक्ट के नियमों को तोड़ा है। तुम्हें तो पता ही होगा इस तरह से नियम तोड़ने पर क्या सजा होती है। लिंसू कहती है, आप ये सब क्या कह रहे हैं? इस सब में इस लड़के की गलती थी। इस लड़के ने हॉकी को मार दिया है, मैं केवल उसको सजा दे रही हूँ। और रही बात मेरी सजा की, तो मैं एक इनर डेसिबल हूँ सुमिका वैली की। अगर आप मुझे किसी भी तरह की सजा देना चाहते हैं तो उसके लिए आपको सबसे पहले सुमिका वैली में बातचीत करनी होगी। उनसे पूरी तरह से परमिशन लेने के बाद ही आप मुझे किसी तरह की सजा दे सकते हैं, तब तक आप मुझे छू भी नहीं सकते। लिंसू की ये बातें सुनकर एल्डर को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन वो कुछ भी कहता नहीं है। उसी समय वहां पर ये लड़की आ जाती है जो हंस के ऊपर बैठी हुई है। ये वही लड़की है जिसको हमने पहली बार फर्स्ट एपिसोड में देखा था, और ये वही लड़की है जिसने एजेंट के एक दोस्त को उठा के ले गई थी।
उस लड़की को लेकर जाने के बदले ही एजेंट को सेट के अंदर एडमिशन मिला था। ये वहां पर आके उन सबसे पूछती है यहाँ पर क्या हो रहा है, ये सब कैसा शो हो रहा है। एजेंट उस लड़की को देखते पहचान जाता है और सोचता है ये वही है जो सीईओ को अपने साथ में लेके चली गई थी और फिर उसके बाद में ही मुझे सेट के अंदर परमिशन मिली थी। तभी वो एल्डर उस हंस पे बैठी हुई लड़की से बोलता है बहुत अच्छा हुआ आप यहाँ पर आ गई, ये सुमिका वैली की डिसिपल है, इसको हमें सजा देनी है, लेकिन इसने सजा एक्सेप्ट करने से पूरी तरह से मना कर दिया है। इसका कहना है कि हम इसे छू भी नहीं सकते, इसे किसी भी तरह सजा देने के लिए हमें सुमिका वैली में परमिशन लेनी होगी। बहुत ही अच्छा हुआ आप यहाँ पर है, अब आप बताइए हमें क्या करना चाहिए। हंस पे खड़ी हुई लड़की बोलती है मेरी डिसिपल्स की तरफ से मैं आपसे माफी चाहती हूँ, पिछले कई दिनों से ये मेरे साथ में ही थी, सेट के अंदर क्या कुछ हो रहा है उसको इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। जब उसको हॉकिंग के बारे में पता चला तब वो यहाँ पर आ गई और उसने ये सब कर दिया। इसकी तरफ से मैं आपसे माफी चाहती हूँ, प्लीज इस बार आप इसे जाने दीजिए, मैं आपसे वादा करती हूँ कि इसको मैं सजा दूंगी। ये सुनकर आसपास के कल्टिवेटर कहते हैं क्या बकवास हो रही है यहाँ पर। दूसरा कल्टिवेटर कहता है इसमें बकवास क्या है, ये तो हमेशा ही होता है, सुमिका वैली के डेसिबल्स यहाँ पर आते हैं और कुछ भी करके चले जाते हैं और उनका कोई कुछ भी नहीं कर पाता। ऐसे कोई ना कोई आता है और उन्हें छुड़ा के ले जाता है, ये तो उनका हर बार का है, ये तो सेट के रूल को मानते ही नहीं है, कभी भी कुछ भी कर लेते हैं। एल्डर ये सब कुछ सुन रहा होता है, थोड़ी देर कुछ सोचता है और फिर कहता है ठीक है आप इसको यहाँ से ले जाइए। एल्डर जानता है वो कुछ भी नहीं कर सकता, उसके पास में इसके अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं है। ये सुनकर वो हंस पे खड़ी हुई लड़की नीचे उतरती है और फिर लिंसू से कहती है पागल डेसिपल, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है अपने गुस्से को काबू में रखा करो, देखो तुमने कितनी बड़ी गलती कर दी है, अब तुम मेरे साथ में चलो, मैं देखना तुम्हें कितनी बड़ी सजा दूंगी, उस सजा को तुम शायद रखोगी। लिंसू कहती है ठीक है आप मुझे जो चाहे वो सजा दे सकती है, मैं उसे पूरी तरह से एक्सेप्ट करूंगी, लेकिन उससे पहले मुझे एक काम करना है। ये कहते हुए लिंसू अचानक से एजेंट की तरफ उठती है और एजेंट के ऊपर अपनी तलवार से अटैक करने लगती है। एजेंट तुरंत अपने एक ही हाथ से उस तलवार को पकड़ लेता है और बहुत ही ज्यादा गुस्से से लिंसू घूरने लगता है। ये देखकर लिंसू बहुत ज्यादा चौंक जाती है, तभी एजेंट खिंचा के लिंसू को एक थप्पड़ मार देता है। अब ये देखकर आसपास खड़े सारे लोग बहुत ज्यादा चौंक जाते हैं। एजेंट वापस से उसे थप्पड़ मारने की कोशिश करता है कि लेकिन तभी वो हंस पे बैठी हुई लड़की वहां पर जाती है और एजेंट के हाथ को पकड़ लेती है और फिर एजेंट से कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी डेसिबल के ऊपर हाथ लगाने की, तुम जानते नहीं ये सुमिका वैली की डेसिबल है। ये सुनकर एजेंट उस हंस पे खड़ी हुई लड़की को भी एक अच्छा जवाब दे देता है। वो उससे कहता है सिस्टर लिंगुआन आपने मेरा थप्पड़ तो देख लिया लेकिन वो नहीं देखा जो इस लड़की ने किया, इस लड़की ने आपके सामने मुझ पर अटैक किया, इससे पहले भी इसी ने स्लाइड को शुरू किया था और मुझे बहुत बुरी तरह से मारा, माना कि मैं एक आउटर डिसिपल हूँ, इसका मतलब ये नहीं ये मेरे साथ में कुछ भी करेंगी, इनमें से कोई भी मुझे हाथ नहीं लगा सकता। ये या फिर कोई और इनर डिसिपल या फिर आपकी वैली का कोई भी डिसिपल अगर मुझे हाथ लगाएगा तो वो दूसरे हाथ से थप्पड़ भी खाएगा। ये सुनकर उस हंस वाली लड़की को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, वो कुछ कह नहीं पाती तो जोर जोर से अपने दांत पीसने लगती है। आसपास खड़े सारे डिसिपल्स इस सब का मजा लेने लगते हैं। एक डिसिपल दूसरे से कहता है अच्छा हुआ इस लड़की के साथ में, इसके साथ तो ऐसा ही होना चाहिए था, ये इनर डिसिपल्स का बहुत हो गया है, इनका तो रोज का है, ये आउटर डिसिपल के पास में आते हैं और उनसे पंगा लेते हैं और उन्हें बहुत बुरी तरह से मारते हैं। आउटर डिसिपल उन्हें कुछ भी नहीं करते इसलिए इनके भाव बढ़ गए हैं। अब इनको एक अच्छा सबक मिला है, अब इन्हें दोबारा से हाथ लगाने में बहुत ज्यादा डरेंगे। और ये सब देखकर एल्डर के मन में लड्डू फूट रहते हैं। एल्डर लेकिन दिखाता नहीं है। एल्डर कहता है सिस्टर लिंगुआन ये बिल्कुल सही कह रहा है, इस लड़के ने बिल्कुल सही किया, हम सब ने साफ साफ देखा है आपकी डिसिपल्स ने इसके ऊपर पहले अटैक किया, वो तो इस लड़के ने सही टाइम पर उस तलवार को पकड़ लिया, वरना इस लड़की की तलवार तो उस लड़के के सर के आर पर हो जाती। ऐसी हरकत के बदले में एक थप्पड़ तो पड़ना ही चाहिए। हम मानते हैं सुमिका वैली के अपने नियम है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं उनके डिसिपल यहाँ पर आके किसी को भी चोट पहुंचाएंगे। ये सुनकर वो हंस वाली लड़की लिंगुआन एजेंट का हाथ छोड़ देती है और फिर उस एल्डर से कहती है आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं फिर से अपनी गलती को मानती हूँ और अपने डिसिपल को यहाँ से लेके जा रही हूँ, मैं वादा करती हूँ मैं इसको एक बहुत बड़ी सजा दूंगी। फिर लिंगुआन एजेंट की तरफ एक बोतल फेंक के मारती है और फिर एजेंट से कहती है हमारी माफी ग्रुप में इस पोटली को तुम अपने पास में रख सकते हो, इस पोटली के अंदर जो कुछ भी है वो पूरी तरह से तुम्हारा है और इसके साथ में तुम कभी भी सुमिका वैली के अंदर आ सकते हो, मैं तुम्हारे लिए एक एलिक्सर को रिफाइन कर दूंगी वो भी बिल्कुल फ्री में। ये कहते हुए लिंगुआन अपने डेसिबल को लेकर हंस पे बैठकर वहां से उड़ती हुई चली जाती है। फिर हम देखते हैं भीड़ के बीच में से एक डेसिबल एजेंट को ज्यादा गौर से देख रहा है, उसने एजेंट को पूरी तरह से देख लिया है, एजेंट की उस तलवार को भी जो कि एजेंट ने लिंसू से फाइट करते टाइम निकाली थी। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, हमें साहु को दिखाते हैं। साहु बहुत ज्यादा गुस्से में है, उसे एजेंट के बारे में कुछ पता चल चुका है। ये डेसिबल जो एजेंट को घूर घूर देख रहा था वो सीधे साहु के पास में आ गया है। वो साहु के पास में आकर उससे कहता है मैंने उस तलवार को ढूंढ लिया है जो कि उस ब्लैक मार्केट में चोरी हो गई थी। एक बार जब घोस्ट मार्केट लगा था तो उसके अंदर से एक तलवार चोरी हो गई थी, वही सेम तलवार मैंने एक डेसिबल के पास में देखी है, उस डेसिबल का नाम एजेंट है, मैं पूरी तरह श्योर हूँ वो वही तलवार थी रेड एंड गोल्डन स्वॉर्ड जो कि उस डाकू ने चुराई थी। ये सुनकर साहु कहता है अब तो इसमें कोई भी शक नहीं है, उस लड़के एजेंट का उस डाकू के साथ में कोई ना कोई कनेक्शन है। इसी समय नकाब पहने हुए डिसिपल साहु के पास में आता है और उसे धीरे से कहता है क्या हम उस लड़के को। साहु कहता है हाँ पकड़ ला उसे। यहाँ से सीन वापस शिफ्ट हो जाता है।
एजेंट सुमिका वैली की तरफ जा रहा है क्योंकि लिंग युआन ने उसे उससे मिलने के लिए कहा था और साथ ही उसने एजेंट से ये भी कहा था कि अगर एजेंट उससे मिलने के लिए आएगा तो वो एजेंट के लिए एक एलेक्सर फ्री में रिफाइन करके देगी। इसलिए एजेंट फ्री की चीज लेने के लिए उसे लिंग युआन से मिलने के लिए चला जाता है। लिंग युआन जहाँ पे रहती है वो घर काफी ऊंचाई पर है। एजेंट सीढ़ी चढ़ते हुए कहता है, मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था इसका घर इतना ऊंचा होगा। कितनी देर से मैं लगातार सीढ़ी चढ़ रहा हूँ लेकिन अभी तक ऊपर तक पहुंचा ही नहीं। इसी समय एक तलवार एजेंट को प्रोटेक्ट कर देती है। वो सीधे एजेंट के सामने गिरती है। एजेंट तुरंत छुड़कर उस अटैक को डॉच कर लेता है। फिर एजेंट दोबारा से देखता है 4 तलवार पूरी तरह से उसकी तरफ आ रही है। एजेंट तुरंत उछलकर उस अटैक को डॉच कर लेता है और सीधे एक घर की छत के ऊपर चढ़ जाता है और फिर तलवार देख कहता है, ये कैसे हो रहा है? ये तलवारें मुझ पर अटैक क्यों कर रही है? आमतौर पर जब कोई स्वॉर्ड एरे का यूज करता है तभी तलवारें केवल उन्हीं के ऊपर अटैक करती है जो उसे यूज करने वाले को दिखाई दे रहा होता है। लेकिन मैं यहाँ पर अच्छी तरह से देख रहा हूँ, यहाँ पे आसपास में कोई भी नहीं है जिसने इस एरे को यूज किया हो। एजेंट ने तो सोच ही रहा होता है कि तभी अचानक से वो जमीन पड़ी तलवारें एकदम से एजेंट के ऊपर अटैक कर देती है। एजेंट ने देखता है और वो ज्यादा घबरा जाता है। वो पूरी तरह चारों से भागने लगता है। तभी वहाँ पर लिंग युआन होती है और अपने हाथ से कोई इशारा करती है। उसके साथ करते ही वो सारी तलवारें एकदम से रुक जाती है। एजेंट लिंग युआन की तरफ देखता है और उसे कहता है, मैं जानता था ये तुम ही हो। मुझे पता था कि तुम मुझे बुलाकर मुझ पर अटैक करने वाली हो। लिंग युआन वहाँ सामने एक घर के सामने बैठ जाती है और फिर एजेंट से कहती है, इसमें मेरा बिल्कुल भी हाथ नहीं है। मुझे पता ही नहीं था तुम यहाँ पर आने वाले हो। मैंने तुमसे कहा था मुझसे मिलने के लिए आना, लेकिन मैं तो भूल ही गई थी कि तुम अभी आने वाले हो। और इन तलवारों को मैंने एक्टिवेट नहीं किया था। ये यहाँ का सिक्योरिटी सिस्टम है, इनको एक्टिवेट करना नहीं पड़ता। जब भी यहाँ पर कोई भी आता है तभी तलवारें उनके ऊपर अटैक कर देती है। मैं इस सिक्योरिटी सिस्टम को बंद करना भूल गई थी। लेकिन बहुत ही अच्छी बात है कि तुम इन तलवारों के सामने सर्वाइव कर पाए। इसका मतलब तुम पूरी तरह से कमजोर नहीं हो, तुम में थोड़ी बहुत ताकत है। ये तुम्हारे लिए एक परीक्षा की तरह था जिसमें तुम थोड़े से पास हो गए हो। यहाँ पे एजेंट को पता होता है कि लिंग युआन झूठ बोल रही है। लिंग युआन को पता था एजेंट आने वाला है, इसीलिए उसने ट्रैप को एक्टिवेट किया है। यही सोचते हुए एजेंट लिंग युआन की तरफ देख लगता है। लिंग युआन कहती है, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? मुझे भरोसा रखो, ये मुझसे गलती से छूटा है। एजेंट कहता है, मैं कहाँ कुछ कह रहा हूँ, मुझे आपके ऊपर पूरा भरोसा है। मुझे पता है ये आपसे गलती से ही छूटा होगा। लेकिन मेरा एक सवाल है, मैं सीईओ के बारे में जानना चाहता हूँ, वो कैसी है? और यहाँ में पता पड़ता है कि लिंग युआन को भी पता ही नहीं था कि ये लड़का एजेंट वही है जो उस एपिसोड की स्टार्टिंग में मिला था। लिंग युआन एजेंट से कहती है, ऐसा कैसे हो सकता है? तुम सीईओ कैसे जानते हो? यानी कि इसका मतलब तुम वही हो जो कि उस दिन उस सिटी के बाहर मिले थे, जिसे मैंने सेट के अंदर आने की परमिशन दी थी। एजेंट कहता है, हाँ मैं वही हूँ, हम पहली बार तभी मिले थे। आप ही की वजह से मैं आज इस सेट के अंदर हूँ। मैं हमेशा से आपसे मिलना चाहता था और आपको धन्यवाद कहना चाहता था, लेकिन मैं उससे पहले सीईओ से मिलना चाहता हूँ। मैं उसे देखना चाहता हूँ, कहाँ है वो? मैं यहाँ पर ज़्यादा लोग जानता नहीं हूँ, मुझे पता नहीं है वो कहाँ पे हो सकती है। तो क्या प्लीज़ आप मुझे बता सकती हैं वो मुझे कहाँ मिलेगी? एजेंट लगातार ये सब कुछ कह रहा होता है और ये सब सुनकर लिंग युआन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। लेकिन तुरंत अभी तलवार निकाल लेती है और उसे एजेंट के गले पे रख देती है और फिर एजेंट से कहती है, तुम्हारा सीईओ से कोई भी रिलेशन नहीं है। अगर सीईओ से मिलने की कोशिश की तो तुम्हारे साथ बिल्कुल ठीक नहीं होगा। जब उस लड़की सीईओ को मैं यहाँ पर सेट के अंदर लेके आई थी तब से ही उसका तुम्हारे से सारे रिलेशन खत्म हो चुके थे, इसलिए अब उससे मिलने की कोशिश मत करना वरना मैं तुम्हें मार दूंगी। एजेंट कहता है, लेकिन क्यों? तभी लिंग युआन एजेंट के गले में उतर हुई तलवार घुसने लगती है। एजेंट के गले में से खून बहने लगता है। फिर लिंग युआन आगे कहती है, क्योंकि मैं तुमसे ज्यादा ताकतवर हूँ इसलिए अब मैं तुम्हें मार सकती हूँ। एजेंट कहता है, तो फिर ठीक है, तुम्हारे लिए अच्छा होगा तुम मुझे अभी मार दो, क्योंकि थोड़े टाइम बाद में मैं तुमसे ज्यादा ताकतवर हो जाऊंगा और फिर तब तुम्हारे साथ में कुछ भी हो सकता है। लिंग युआन कहती है, क्या क्या कहा तूने? एजेंट कहता है, मैं अब तक पूरी तरह झूठ बोल रहा था कि मैं तुम्हारी वजह से यहाँ पर हूँ, मैं तुम्हारी वजह से सेट के अंदर हूँ, लेकिन नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं सेट के अंदर तुम्हारी वजह से नहीं हूँ। तुमने तो मुझे एक छोटा सा मजदूर बना दिया था जो कि फ्री में काम कर रहा था। लेकिन कहती है, अपना मुंह बंद रखो, अब तुम एक शब्द भी नहीं कहोगे। सिया अब एक इनर डेसिबल है, अब तुम उससे मिल नहीं सकते, अब तुम उससे मिलने के लायक नहीं हो। और ये लो, इसे अपने पास में रखो, इसके बदले में उसे भूल जाना। ये कहते हुए लिंग युआन एजेंट की तरफ एक बोतल फेंक देती है। एजेंट उसे पकड़ लेता है। और रही बात जो मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हारे लिए एक एलेक्सर रिफाइन करूंगी, तो फिर ठीक है, तुम मेरे पीछे आओ, हम ये काम जल्दी से खत्म करते हैं। ये कहते हुए लिंग युआन वहाँ जाने लगती है। एजेंट लिंग युआन के पीछे चलने लगता है। लिंग युआन और एजेंट एक रूम के अंदर जाते हैं और एक जगह पे बैठ जाते हैं। लिंग युआन एजेंट से पूछती है, अब बताओ तुम्हें किस तरह का एलेक्सर रिफाइन कराना है? एजेंट कहता है, ब्रेक थ्रू एलेक्सियर। ये सुनकर लिंग युआन हंसने लगती है और फिर एजेंट से कहती है, क्या बकवास है ये, तुम्हें ब्रेक थ्रू एलेक्सियर चाहिए? तुम जानते हो इसकी जरूरत किसको पड़ती है? वो डेसिबल जो 3rd लेवल के पीक पे पहुंच चुके होते हैं और 4th लेवल पे पहुंच जाते हैं, उन्हीं को उनकी जरूरत होती है, वही इसका यूज कर सकते हैं। तुम्हें तो इस एलेक्सर के रिफाइनर में लगने वाले मटेरियल्स का भी पता नहीं होगा। मैं तुम्हारे लिए एलेक्सर को रिफाइन करूंगी, मटेरियल्स तुम्हें खुद लाने होंगे। हमारे बीच में यही बात हुई थी। एजेंट अपनी जेब में से कुछ सब्जी निकालने लगता है और फिर लिंग युआन से कहता है, मुझे सब कुछ पता है, ब्रेक थ्रू एलेक्सर के लिए रिक्वायर्ड आइटम मेरे पास में है। ये कहते हुए एजेंट स्टोन एसेंस को बाहर निकालता है। लिंग युआन उस स्टोन एसेंस को देख के बहुत ज़्यादा चौंक जाती है।
और वो एजेंट से कहती है, ऐसा कैसे हो सकता है, तुम्हारे पास में ये सोल्यूशन कैसे आया। एजेंट कहता है, क्या तुमने रूल्स को ठीक से पढ़ा नहीं, रूल्स में साफ साफ लिखा है तुम किसी भी डिसिबल से पूछ नहीं सकती कि उन्हें मटेरियल कहाँ से मिला है, तुम्हें बस उन्हें रिफाइन करना है। लिगियन बोलती है, मुझे मत सिखाओ, मुझे सब कुछ पता है। ये कहते हैं लिगियन एजेंट के हाथ में से उस डोनेशन को लिखती है और फिर एजेंट आगे कहती है, इससे बनने में थोड़ा टाइम लगेगा, इंतजार करो। एजेंट कहता है ठीक है। ऐसे ही कुछ घंटे बीत जाते हैं। हम देखते हैं एजेंट बैठे बैठे सो गया है। एजेंट उस टाइम के बारे में सोच रहा है जब वो एक डाकू था। तभी एजेंट के सर पे जोर से एक बोतल आके लगती है। एजेंट झटके से खड़ा होता है और चिल्ला कहता है, कौन है कौन है, क्या सिपाही आ गए। फिर वो सामने की तरफ देखता है, सामने लिग्यून बैठी हुई है। एजेंट लिग्यून से पूछता है, यहाँ भी क्या हुआ। लिग्यून कहती है, कुछ नहीं, यहाँ पर कोई भी सिपाही नहीं है, तुम्हारे हाथ में देखो, इस वक्त तुम्हारे हाथ में ये बोतल है, इसके अंदर वो चीज़ है जो तुम्हें चाहिए थी, ब्रेक थ्रू इलेक्सियर। जिसमें एजेंट जल्दी से बोतल को खोलता है और उसके अंदर कुछ बाहर निकालता है। उस बोतल के अंदर से एक छोटी सी गोली बाहर निकलती है। एजेंट देख कहता है, क्या ये ब्रेक थ्रू इलेक्सियर है। तभी एजेंट को अपने हाथ में बहुत ज़्यादा एनर्जी फील होने लगती है। एजेंट कहता है, हाँ ये काफ़ी अच्छी है, मुझे इसकी एनर्जी फील हो रही है, तुमने इसको काफ़ी ज़्यादा जल्दी बना लिया, मुझे लगा था इसमें बहुत टाइम लगेगा। लेकिन चाय पीते कहती है, हाँ इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगा है, तुम सो रहे थे इसलिए तुम्हें पता ही नहीं लगा, मैं रात भर जाग के इसे बना रही थी। एजेंट कहता है, मुझे माफ़ करो, मैंने आपको बहुत परेशान किया और आपका शुक्रिया कि आपने इसे मेरे लिए बना दिया। फिर लेकिन खड़ी होती है और गेट की तरफ इशारा करके एजेंट से कहती है, ठीक है अब यहाँ से दफा हो जाओ, तुम जिस चीज़ के लिए यहाँ पर आए थे वो तुम्हें मिल चुकी है, यहाँ से निकल जाओ अब। मैंने उस सॉर्डर को इस वैली की तरफ आने वाले लोगों के सबसे एक्टिवेट कर रखा था, अगर तुम ऐसे जाओगे तो वो तुम पर बिल्कुल भी अटैक नहीं करेंगे, तुम सेफली यहाँ से जा सकते हो, लेकिन दोबारा मेरी परमिशन के बिना यहाँ मत बताना। तभी एजेंट देखता है लिग्यून गेट की तरफ नहीं खिड़की की तरफ इशारा कर रही है। ये देखकर एजेंट लिग्यून से कहता है, आपका गेस्ट को ट्रीट करने का बहुत अलग सा तरीका है, आप मुझे चोरों की तरह खिड़की से जाने के लिए कह रही है। लिग्यून कहती है, तुम खुद को कुछ ज्यादा ही नहीं समझ रहे, तुम मेरे गेस्ट नहीं हो और शायद तुम भूल चुके हो मैं तुमसे ज्यादा ताकतवर हूँ, तुम्हारे इस मजाक के बदले में मैं तुम्हारी जान ले सकती हूँ, क्या तुम्हें मरने का डर नहीं है। एजेंट कहता है, मरने का डर तो सबको होता है, लेकिन मुझे पता है आपने आज तक किसी को भी नहीं मारा है। ये सुनकर लिग्यून थोड़ा चौंक जाती है। वो एजेंट को देखकर एजेंट से कहती है, ऐसा तुम कैसे कह सकते हो। एजेंट तुरंत चलकर उस खिड़की के पास में जाता है और फिर लिग्यून से कहता है, ये मुझे आपकी आंखों में दिखाई देता है, जिसने कई सारे लोगों को मारा हो उसकी आंखें काफी अलग सी होती है, लेकिन आपकी आंखों में देख के साफ पता पड़ता है कि आपने आज तक किसी को भी नहीं मारा। आप आज चाहती तो मुझे मार सकती थी, आप मुझ पर बहुत ज्यादा गुस्सा थी, लेकिन आपने आज मुझे भी नहीं मारा, इसका क्या मतलब है। लिग्यून कहती है, इतनी छोटी सी एज में तुम्हें ये सब कैसे पता है, बताओ तुम कौन हो। तभी लिग्यून देखती है एजेंट पहले ही वहां से जा चुका है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, एजेंट चलते हुए अपने घर की तरफ जा रहा है। तभी एजेंट को फील होता है कोई उसका पीछा कर रहा है। एजेंट कहता है, तुम लोग मेरा पीछा क्यों कर रहे हो, अच्छा होगा तुम लोग मेरे साथ में ही चलो, अगर हम साथ में बातें करते हुए चलेंगे तो सफर काफी छोटा हो जाएगा, और तुम जो ये बिना आवाज के चलने की कोशिश कर रहे हो ये कोशिश भी तुम्हें नहीं करनी पड़ेगी। एजेंट के इतना कहते ही 3 लोग वहां पे आ जाते हैं और एजेंट को घेर लेते हैं। उनमें से एक एजेंट को हाथ जोड़े कहता है, हम आपका पीछा नहीं कर रहे थे, हम यहाँ पर आपको इन्वाइट करने के लिए आए हैं। एल्डर साउ जाऊ ने हमें ऑर्डर दिया है कि हम आपको इन्वाइट करें खाने के लिए। एजेंट कहता है, शायद तुम गलत जगह पर आ गए हो, मैं किसी भी साउ जाऊ को नहीं जानता, कौन है ये। तभी उस सामने खड़ा हुआ बंदा अपनी तलवार निकाल लेता है और फिर एजेंट से कहता है, तुम उसे नहीं जानते तो फिर ठीक है, मैं तुम्हें बता देता हूँ वो कौन है, अब तुम मुझे ब्लेम मत करना, जो कि तुम्हारे साथ में होने वाला है। एजेंट कहता है, ये क्या बात हुई। तभी वो तीनों के तीनों बंदे एजेंट के ऊपर एक साथ अटैक कर देते हैं। एजेंट कहता है, चलो देखते हैं तुम में कितनी पावर है। ये कहते हुए एजेंट अपनी अंगूठी में से अपनी तलवार को बाहर निकाल लेता है और फिर अकेला ही उन तीनों को हरा देता है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, वो तीनों बंदे साओ के सामने बैठे होते हैं। साओ उनके एक खींच के थप्पड़ मारता है और फिर उनसे कहता है, क्या तुम तीनों को मैंने इसलिए भेजा था। वो लड़का एजेंट कितना कमजोर है, कितना छोटा है, और तुम तीनों साथ में थे, उस पर एक साथ अटैक किया था, फिर भी तुम तीनों उससे हार गए, तुम तीनों सच में बिल्कुल कचरा हो। उनमें से एक रोते हुए साहू से कहता है, जंग मास्टर इसमें हमारी बिल्कुल भी गलती नहीं है, वो लड़का एजेंट बहुत ज़्यादा ताकतवर है, वो कम से कम 3rd लेवल की पीक पर है, और साथ ही उसके पास में फेरी स्वॉर्ड भी है। हम ही जानते हैं हम वहाँ पर कैसे जिंदा बच पाए, वो तो हमारे साथ में खेल रहा था, उसने हमें मारा भी नहीं और जाने भी नहीं दिया, हम बड़ी मुश्किल से वहाँ से बच के निकले हैं। ये सुनो साहू चिल्लाए कहता है, ऐसा कैसे हो सकता है, वो छोटा सा लड़का 3rd लेवल की पीक पर है। वो तीनों बंदे साथ में कहते हैं, हाँ हम सच कह रहे हैं, वो बंदा 3rd लेवल की पीक पर है। जब हमें ये बात पता चल चुकी थी तब भी हम उससे डर के भागे नहीं, हमने उससे एंड तक फाइट की। एंड में वो बेम्बू फॉरेस्ट से छुप गया, हमने वहां पर उसे ढूंढने की कोशिश की, लेकिन फिर वो हमें मिला ही नहीं। साओ कहता है, तो फिर तुम यहाँ पर आए क्यों, उस बेम्बू फॉरेस्ट में उसको ढूंढते रहते, वैसे भी तुम तीनों किसी भी काम के नहीं हो, क्या तुम्हारे पास में कोई और काम था, तुम तीनों के तीनों बिल्कुल बेकार हो, तुम्हें उस बेम्बू फॉरेस्ट के अंदर ही मर जाना चाहिए था। वो तीनों कहते हैं, जिंग मास्टर हमें माफ कर दीजिए। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, हमें योसन को दिखाते हैं। ये एक फ्लैशबैक है जिसमें योसन एजेंट को बताता है कि बेम्बू फॉरेस्ट के अंदर एक रास्ता है जिसकी मदद से उस सेट के अंदर से बाहर निकल सकता है, जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। और यहीं पे ये फ्लैशबैक खत्म हो जाता है।
एजेंट बेम्बू फॉरेस्ट के अंदर छुप गया था और वो उस बेम्बू फॉरेस्ट के रास्ते से होते हुए सेट से बाहर निकल जाता है। फिर हमें उस घर को दिखाता है जहाँ पर एजेंट पहले रहता था, मतलब वो हर फीट वाला घर जिसके अंदर एजेंट ने पहली बार कल्टिवेट किया था। वहाँ पर ये चारों बंदे खड़े होते हैं। ये चारों वही है जिनमें से एक को एजेंट ने बहुत बुरी तरह से पीटा था। उन सभी ने एजेंट को अपना बॉस मान लिया था। जैसे एजेंट वहाँ पहुँचता है वो चारों के चारों एजेंट के सामने सच जो है खड़े जाते हैं। उनमें से एक एजेंट से कहता है, बॉस एजेंट आप यहाँ कैसे? एजेंट कहता है, पहले तुम लोग बताओ तुम लोग कैसे हो और तुम अभी तक जग क्यों रहे हो और तुम्हारा कल्टिवेशन कैसे चल रहा है? उन चारों बंदों का लीडर एजेंट से यही कहता है, बॉस फैंग हम आपके ऑर्डर्स को फॉलो कर रहे हैं। आपने हमसे कल्टिवेट करने के लिए कहा था, हम वैसा ही करते हैं। हम पूरे दिन पूरी रात कल्टिवेट करते रहते हैं। तभी दूसरा बंदा कहता है, हाँ हमारे लीडर बिल्कुल सही कह रहे हैं। हम दिन भर ताश खेलते हैं और रात भर शराब पीते रहते हैं। नहीं मेरा मतलब था हम दिन भर कल्टिवेट करते हैं, रात भर सोते हैं और सुबह उठकर और फिर से कल्टिवेट करने लग जाते हैं। हम बहुत ज़्यादा हार्ड कल्टिवेट कर रहे हैं। तभी एजेंट देखता है उनके पास में बहुत सारी शराब की बोतलें हैं। एजेंट उन्हें उठाता है और कहता है, तुम इनकी वजह से कल्टिवेट कर रहे हो, इन शराब की बोतलों की वजह से। ये कौन सी टाइप का कल्टिवेशन है? लीडर कहता है, हम कल्टिवेट कर करके थक चुके थे, इसलिए आज हमने पार्टी करने का डिसाइड किया। ये सब बस उसी का सामान है। एजेंट कहता है, चलो छोड़ो जाने दो, वैसे मुझे तुम पर कभी भरोसा नहीं था कि तुम लोग कल्टिवेट करोगे। ये कहते हुए एजेंट एक बैग उन चारों की तरफ फेंक देता है और उनसे कहता है, इसके अंदर बहुत सारे गोल्ड कॉइन्स है, इन्हें लो और यहाँ से चले जाओ। मुझे इस घर की जरूरत है, जब तक मैं ना कहूँ तब तक वापस मत तोड़ना। वो चारों चारों बंदे साथ में उस बैग के अंदर देखने लगते हैं। उस बैग के अंदर बहुत सारे गोल्ड कॉइन्स है। वो उन्हें देखकर बहुत ज़्यादा खुश जाते हैं और फिर एजेंट से कहते हैं, हम वादा करते हैं हम नहीं लौटेंगे जब तक आप खुद हमें नहीं बुलाएंगे। एजेंट कहता है, लेकिन एक और शर्त है, तुम मेरे यहाँ होने की बात किसी को भी नहीं बताओगे। किसी को भी मेरे यहाँ होने की बात पता नहीं चलनी चाहिए। वो चारों कहते हैं, हाँ हम ऐसा ही करेंगे, आपके यहाँ होने की बात किसी को भी पता नहीं चलेगी। बॉस फैंग आप बेफिक्र होकर यहाँ पे रह सकते हैं। ये कर वो चारों चारों वहाँ चले जाते हैं। उन चारों के वहाँ चले जाने के बाद एजेंट अपने घर के अंदर आता है और एक जगह पे बैठ जाता है। फिर एजेंट कहता है, ये वही जगह है जहाँ पर मैंने पहली बार कल्टिवेट किया था, जहाँ से मेरे इस सफ़र की शुरुआत हुई थी। लेकिन मैं यहाँ पर भी काफ़ी लंबे टाइम तक छुप के नहीं रह सकता हूँ, मुझे जल्दी से कल्टिवेट शुरू करना होगा। फिर एजेंट इधर उधर उस घर को देखने लगता है और कहता है, यहाँ पर आए हुए मुझे 1 साल हो गया है। 1 साल में ये जगह बिल्कुल भी नहीं बदली है, सब कुछ बिल्कुल वैसा ही है। फिर एजेंट उस ब्लैक थ्रू एलिक्सर को बाहर निकालता है और उसे अपने हाथ में पकड़ता है और फिर जोर से लाता है, 4th लेवल कल्टिवेशन मैं आ रहा हूँ। ये कहते हुए एजेंट उस बॉल को खा जाता है। और हर बार की तरह ये एलिक्सर भी स्टार्टिंग में काम नहीं करता। एजेंट को लगता है उस लड़की ने उसके साथ में धोखा कर दिया है। जब वो सो रहा था उस लड़की ने उसके लिए कोई गलत सी चीज़ बना के दे दी है। एजेंट ये सब कुछ सोच रहा होता है कि तभी उसका सर शुरू हो जाता है। एजेंट डायरेक्ट बेहोश हो जाता है। यहाँ से हमें एजेंट के माइंड का एक सीन दिखाते हैं। एजेंट किसी अजीब से पहाड़ के ऊपर है। एजेंट को वहाँ पर कोई दिखाई देता है। एजेंट उसे देखते पहचान जाता है, ये एजेंट का 9th अंकल है जिसको किसी ने मार दिया था और एजेंट उसे मारने का ही उससे बदला लेना चाहता है। एजेंट भागते हुए अपने 9th अंकल के पास में आता है और उनसे कहता है, अंकल आप क्या देख रहे हैं? वो 9th अंकल एक पहाड़ की चोटी के ऊपर बैठा होता है। वो नीचे की तरफ इशारा करता है और कहता है, वहाँ देखो, वहाँ पर तुम मुझे पहली बार मिले थे। एजेंट नीचे को देखता है। एजेंट को नीचे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, वहाँ पर चारों तरफ बादल ही बादल है। एजेंट वहाँ देख कहता है, वहाँ तो कुछ भी नहीं है, मुझे वहाँ पर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। ये सुनकर 9th अंकल खड़ा होता है और फिर एजेंट से कहता है, जब तुम मुझे यहाँ पे मिले थे तब यहाँ पर बहुत कुछ था, अब यहाँ पर कुछ भी नहीं है। ये पूरी जगह खत्म हो चुकी है, इसे किसी ने डिस्ट्रॉय कर दिया है। एजेंट कहता है, किसने? वो 9th अंकल कहता है, मुझे नहीं पता, लेकिन तुम्हें पता है, ये जगह तुम्हारी मेमोरीज में है। एजेंट कहता है, ये आप क्या कह रहे हैं? मुझे पता है, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। 9th अंकल कहता है, ब्रेक थ्रू एलिक्सर तुम्हारी बॉडी को बहुत ज़्यादा ताकतवर बना देगा। तुम्हारी मेरिडियंस तुम्हारी लेवल के एकदम मैक्स पर होगी। जिस तरह एक फिनिक्स आग के अंदर जाने के बाद में दोबारा से जन्म लेता है, वैसे ही तुम भी दोबारा से जन्म लोगे। 9th अंकल ये सब कुछ कह रहे हैं। एजेंट ये सब कुछ इमेजिन करने लगता है। तभी 9th अंकल एजेंट के पीछे खड़े होते हैं और जोर से एजेंट को धक्का देकर उस पहाड़ की चोटी से नीचे गिरा देते हैं। एजेंट नीचे गिरता हुआ अपने अंकल को देखने लगता है। उसके अंकल कहते हैं, एजेंट मेरी बातों को हमेशा याद रखना, तुम्हें जिंदा रहना होगा और बहुत ज़्यादा ताकतवर बनना होगा। यही सब सुनते हुए एजेंट नीचे गिरता जा रहा है। जैसे जैसे वो नीचे जा रहा है उसको अपने अंकल दिखाई देना बंद हो जाते हैं। तभी एजेंट जोर से चिल्लाता है, 9th अंकल। ये कहते हुए एजेंट की आँख खुल जाती है। हम देखते हैं ये एजेंट का एक सपना है। एजेंट की चारों तरफ वो चारों बंदे बैठे हुए होते हैं। उन चारों बंदों को लीडर एजेंट से कहता है, बॉस एजेंट क्या आप ठीक है? जब आज सुबह हम यहाँ पर वापस लौटे तब हमने आपको जीवन में पड़ा हुआ देखा। आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा गर्म हो चुकी थी, साथ ही इस घर की हालत भी कुछ ठीक नहीं थी। इस घर की छत टूट चुकी है। यहाँ पर क्या हुआ था? एजेंट अपने हाथों को देखने लगता है और कहता है, मैं जिंदा हूँ, मैं एक सपने में था, मुझे याद क्यों नहीं आ रहा वहाँ पर क्या हुआ था। तभी इन चारों में से एक कहता है, बॉस एजेंट जब आप सो रहे थे तो आप बार बार चिल्ला रहे थे, 9th अंकल मुझे जिंदा रहना है, मैं ताकतवर बनूंगा, फिनिक्स और ऐसा ही कुछ। हम ये सुन के बहुत ज़्यादा डर गए थे। एजेंट उस छेद से ऊपर की तरफ देखने लगता है। उसे वहाँ पर उड़ती हुई एक चील दिखाई देती है। एजेंट उससे यही कहता है, तो ऐसा होता है 4th लेवल पे पहुँचना।
मैं कल्टीवेशन के फोर्थ लेवल पे पहुंच चुका हूँ। एजेंट के आसपास में वो चारों बंदे हैं। उनमें से एक एजेंट से कहता है, अब आप कल्टीवेशन के फोर्थ लेवल पे पहुंच चुके हैं, यानी कि इसका मतलब अब आप एक इनर डिस्पल बन सकते हैं। एजेंट कुछ नहीं कहता, बस अपनी अंगूठी में से अपनी तलवार बाहर निकाल लेता है और उसके ऊपर खड़ा हो जाता है और फिर उड़ते हुए वहां जाने लगता है। वो उस क्षेत्र यूज करके उस घर में से बाहर निकलता है और फिर उन चारों से कहता है, इस घर को ठीक करा लेना, मैंने तुम्हें काफी सारे पैसे दिए थे, उन पैसे का यूज करके ये घर बड़ी आसानी से ठीक हो जाएगा। ये सुनकर उन चार बंदों का लीडर कहता है, रुकिए बॉस एजेंट रुकिए। एजेंट ये लाइन बिल्कुल नहीं सुनता, वो बस उड़ते वहां चला जाता है। लीडर अपनी बात तो पूरी करता है, आपने जो पैसे दिए थे उसे देते वक्त आपने कहा था कि हम इन्हें खर्च कर सकते हैं, तो हमने तो सारे पैसे खर्च कर दिए। दूसरा बंदा एजेंट को उड़ते जाते देख के कहता है, उनकी तलवार कितनी शानदार है, मुझे भी ऐसी तलवार चाहिए, मुझे भी उनके कल्टीवेशन लेवल पे पहुंचना है। जैसे को लीडर उसके सर पे जोर से मारता है और उसे कहता है, क्या तुम जानते नहीं एजेंट कितने खास है, तुम कभी भी बॉस एजेंट से नहीं बन सकते। फिर हमें एजेंट दिखाते हैं, एजेंट तलवार के ऊपर खड़ा हुआ है और उड़ते वहां जा रहा है। वो जल्दी कहता है, वो उड़ते उड़ते कहता है, अब टाइम आ गया है साहो जाऊ से मिलने का। उसने मुझे पकड़ने के लिए 3 बंदे भेजे थे, अब मैं खुद उसके पास में जाऊंगा और उसे सबक सिखाऊंगा। यहाँ से सीन वापस शिफ्ट हो जाता है, हमें सेट के अंदर से दिखाते हैं, साहो किसी जगह बैठा हुआ है, उसके साथ में 2 लोग और हैं। साहो चाय पीते हुए उन दोनों से कहता है, हमने पूरी रात मिलकर उस जगह पूरे अच्छे से ढूंढा है, उस बैम्बू फॉरेस्ट के अंदर, वहां पर मैंने हर एक चीज देखा, लेकिन कहीं भी वो लड़का एजेंट नहीं मिला। उस एजेंट को ढूंढते हुए हमें एक रास्ता दिखाई दिया जिसकी मदद से हम सेक्ट से बाहर निकल सकते हैं। मुझे लगता है वो लड़का सेक्ट से बाहर निकल गया है, अब वो कभी भी वापस सेक्ट के अंदर नहीं जाएगा और मेरा बदला हमेशा के लिए अधूरा रह जाएगा। ये सुनकर ये लड़की जिसका नाम जीर है वो साहू से कहती है, इसमें इतना गुस्सा होने वाली क्या बात है, वो लड़का हमसे कब तक छुपेगा, उसे कभी ना कभी सामने तो आना ही होगा। अगर वो सामने नहीं आएगा तो तुम अपने कनेक्शन का यूज कर सकते हो, हम तुम्हारी मदद करेंगे, तुम्हें बस ऑफिशियली उसे सामने आने का हुक्म देना है। अगर तुम उसे ऑफिशियली सामने आने का हुक्म दोगे तो उसे सामने आना ही होगा, अगर वो सामने नहीं आएगा तो उसे गद्दार घोषित कर दिया जाएगा। इससे कम से कम तुम्हारा बदला तो पूरा हो ही जाएगा। ये सुनकर साहू सोचता है, ये लोग मेरे मुंह के सामने ही मेरे दोस्त बनने का नाटक करते हैं, वरना मुझे अच्छी तरह से पता है जब मैंने इनको बताया था कि मेरा स्टोन से चोरी हो गया है तब ये बहुत जोर जोर से अपने मन में हंस रहे थे। फिर हम देखते हैं वहां पर योसेन भी है। योसेन के सामने घुटनों के बल बैठा हुआ है। साहू उससे कहता है, मैंने तुम्हें कई बार उस लड़के एजेंट के साथ में देखा है, मुझे पता है तुम उसके दोस्त हो, तुम्हें पता होगा वो लड़का कहाँ गया है, बताओ मुझे वो कहाँ छुपा है। जोसन कहता है, मैं सच कह रहा हूँ, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता वो कहाँ है, वो कभी मुझे कुछ भी नहीं बताता। साहू कहता है, अच्छा तो तुम्हें नहीं पता, तब तो तुम मेरे किसी भी काम के नहीं हो, मैं तुम्हें तुम्हारे दूसरे दोस्त लियू फैंग के पास में भेज देता हूँ, मैंने सुना है उसकी तुमसे काफी अच्छी दोस्ती थी। ये सुनकर योसेन सोचने लगता है, मेरे साथ हमेशा ऐसा ही होता है, उस लड़के एजेंट से दोस्ती करने के चक्कर में मैं हमेशा फंस जाता हूँ, वो मुझे ऐसी मुसीबत में अकेला छोड़ के भाग जाता है। अगर उसे भागना ही था तो एक बार मुझसे भी कह देता, मैं भी उसके साथ में चल देता। तभी हम देखते हैं जहीर ऊपर की तरफ देख रही है, उसे एक अजीब सी लाइट दिखाई देती है जो कि पूरी तेज रफ्तार से उनकी तरफ आ रही है। तभी वो लाइट एकदम से जमीन पर गिर जाती है, वहां पर चारों तरफ दूरी दूर छा जाती है। साहू देख कहता है, ये किसकी हरकत है, कौन है ये। हम देखते हैं ये एजेंट है जो कि तलवार के ऊपर खड़ा हुआ था। एजेंट साहू से कहता है, साहू मुझे पता चला कि तुमने मुझे खाने के लिए बुलाया है तो मैं आ गया, मुझे उम्मीद है मैंने तुम्हें ज़्यादा डराया नहीं होगा। एजेंट को देखकर जीत सोचती है, ये लड़का तलवार के ऊपर फ्लाई कर पा रहा है, इसको करने के लिए कम से कम 4th लेवल कल्टीवेशन चाहिए, यानी कि इसका मतलब ये लड़का 4th लेवल पहुंच चुका है और अब ये एक इनर डिसिपल है। तभी एजेंट के जरिए योसेन बढ़ती है। एजेंट योसेन से कहता है, ये तुम कैसे आए यहाँ पर, ऐसा कैसे होता है, मैं जहाँ भी जाता हूँ तुम मुझे मिल जाते हो। योसेन एजेंट में गुस्सा करते हुए एजेंट से कहता है, ये सब तुम्हारी गलती है, क्या तुम्हें नहीं पता मैं यहाँ पर क्यों हूँ, मैं यहाँ पर तुम्हारी वजह से हूँ। तभी साहू खड़ा होता है और चिल्ला के एजेंट से कहता है, एजेंट ये सब बकवास बंद करो और मेरी तरफ देखो, लास्ट टाइम मैंने तुमसे पूछा था कि तुम्हारा लेवल क्या है, तुमने मुझसे कहा था तुम्हारा लेवल 1st है, तुम केवल 1st लेवल के पीक पर हो, तो फिर बताओ तुम इतनी जल्दी 4th लेवल के पीक पे कैसे पहुंच गए, और तुम उस डाकू को कैसे जानते हो, तुम्हारा उस डाकू से क्या रिलेशन है, और तुमने उस स्टोन एसेंस को कहाँ पे छुपा के रखा है जो कि तुमने मुझसे चुराया था। ये सुनकर एजेंट तुरंत जमीन पर अपनी तलवार उठा लेता है और फिर साहू से कहता है, चुराया था, कौन सा स्टोन एसेंस, स्टोन एसेंस तुमने मुझसे चुराया था, मैंने केवल अपनी चीज वापस ली है, और तुम मुझ पर गुस्सा क्यों हो रहे हो, गुस्सा तो मुझे तुम पर होना चाहिए, तुमने मेरे दोस्त को ऐसे घुटने के ऊपर बैठा के रखा है। साहू कहता है, बात बदलने की कोशिश मत करो, हम चोरी के बारे में बात कर रहे थे, उस स्टोन एसेंस को तुमने खुद से मुझे दिया था, मैंने उसे तुमसे चुराया नहीं था। एजेंट कहता है, अब तुम बकवास कर रहे हो, स्टोन एसेंस ऐसी कोई छोटी मोटी चीज नहीं है जिसे मैं किसी को भी बांट दूं, तुम्हारे दोस्तों को देखो, इनमें से किसी से पूछ लो, क्या ये इनमें से कोई भी तुम्हें फ्री में स्टोन एसेंस दे सकता है, तुम एक बहुत बड़े कायर हो, तुम मान लो कि तुमने उस स्टोन एसेंस मुझसे चुराया था। ये सुनकर साहू बहुत आज निराश होता है, वो चिल्ला के एजेंट से कहता है, अब तुम चुप रहो बिल्कुल, अब तुम्हारे मरने का टाइम हो गया है। ये कहते साहू अपनी तलवार को अपने हाथ में पकड़कर जोर से एजेंट की तरफ भागता है।
यूसन चला कहता है, एजेंट ध्यान से देखो, वो तुम्हारी तरफ आ रहा है। एजेंट साहू को अपनी तरफ आता हुआ देखता है, वो बिल्कुल भी अपनी जगह से हिलता नहीं है। साहू एजेंट के बहुत ज्यादा पास पहुंच चुका है। तभी साहू एकदम से अपनी तलवार एजेंट की बॉडी के अंदर घुसा देता है। फिर हमें पता चलता है वो एजेंट है ही नहीं। एजेंट की स्पीड अभी तक तेज हो चुकी है कि एजेंट एक ही समय पर दो जगह पे दिखाई दे रहा है। इस समय ओरिजिनल एजेंट साहू के ठीक पीछे खड़ा है। इससे साहू बहुत ज्यादा चौंक जाता है। इससे पहले कि उसे कुछ समझ में आता, एजेंट जोर से उसके मुंह पर एक जोरदार किक मार देता है। ये किक इतनी ज्यादा खतरनाक होती है कि साहू के मुंह से खून बहने लगता है। वो 4 बार ठप्पे खाकर बहुत बुरी तरह से जमीन पर जाकर गिरता है। फिर एजेंट साहू से कहता है, मुझे बिल्कुल भी कमजोर मत समझो, मैं बहुत ज्यादा ताकतवर हूँ। पिछली बार तो मैंने तुम्हें छोड़ दिया था, लेकिन मैं इस बार तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ये सब देखकर योसन अभी भी बहुत ज्यादा चौंका हुआ होता है। योसन एजेंट से कहता है, एजेंट तुम गए कहाँ थे और तुम इतने ज्यादा ताकतवर कैसे हो गए? तभी जीर एजेंट से कहती है, एजेंट शांत हो जाओ, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। तुमसे स्टोन एसेंस चुराया गया था, जो कि साहू ने चुराया था। तुम पर चोरी का लगाया गया इल्जाम पूरी तरह से गलत है। हम इस बात को अच्छी तरह से मानते हैं। वो स्टोन एसेंस पूरी तरह से तुम्हारा है, तुम उसे अपने पास में रख सकते हो। ये सुनकर साहू उठता है और भागे जाके जीर के पास में आता है और उसे कहता है, जीर तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? तुम इस लड़के का साथ क्यों दे रही हो? ये बिल्कुल भी सही नहीं है। तुम मेरी दोस्त हो, तुम मेरा साथ दो। तभी जीर आगे कहती है, अब तुम पे चोरी का इल्जाम तो नहीं है, लेकिन तुम पे एक और इल्जाम है। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो तुम वही डाकू हो जिसने गोस्ट मार्केट के अंदर 2 बार चोरी की थी और हाउकिंग मरने से पहले जिसे ढूंढ रहा था। बताओ तुम्हारे पास में वो स्टोन एसेंस आया कहाँ से? साहू कहता है, हाँ जीर बिल्कुल सही कह रही है। जब मैंने तुमसे वो स्टोन एसेंस ले लिया, उसके तुरंत बाद कोई मेरे पास में आया और मुझसे स्टोन एसेंस छीन के ले गया। वो तुम थे, इसे एक्सेप्ट करो। एजेंट कहता है, नहीं मैं वो नहीं था। जीर कहती है, तो फिर तुम्हारे पास स्टोन एसेंस कैसे आया? तुम 4th लेवल पे पहुंच चुके हो, यानी कि इसका मतलब तुम्हें कहीं ना कहीं से ब्रेक थ्रू एलिक्सर मिला है। ब्रेक थ्रू एलिक्सर के लिए स्टोन एसेंस चाहिए, तुम्हें वो कहाँ से मिला? एजेंट कहता है, ब्रेक थ्रू एलिक्सर मुझे सिस्टर लिंग्युआन ने दिया है। साहू कहता है, ऐसा कैसे हो सकता है? लिग्यून तुम्हें ब्रेक थ्रू एलिक्सर क्यों देगी? एजेंट टेबल के पास में आता है और अपने जेब में से कुछ बोतल्स बाहर निकालने लगता है और फिर साहू से कहता है, शायद वो चाहती थी मैं अच्छे से कल्टिवेट करूँ, या फिर ऐसा भी हो सकता है वो मुझे पसंद करती हो, कुछ भी हो सकता है। तभी साहू एजेंट का आता है और उसे कहता है, नहीं तुम बिल्कुल झूठ बोल रहे हो, ये सारी बोतल बिल्कुल नकली है, इनके अंदर कुछ भी नहीं है। ये कहते हुए साहू एक बोतल को उठा लेता है और उसे पलट के देखने लगता है। उसके अंदर से 2-3 इलेक्सर बॉल्स बाहर निकलती है। फिर साहू उस बोतल के अंदर देखता है जिसके अंदर लिग्यून का सिंबल बना है। ये देखकर साहू बहुत चौंक जाता है। साहू कहता है, ये बोतल्स तो बिल्कुल असली है और ये इलेक्सर भी बिल्कुल असली है। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने लिग्यून से उनका एलिक्सर चुराने की हिम्मत की, तुम तो सच में बहुत बड़े चोर हो। एजेंट तुरंत साहू के हाथ में उस बोतल को खींच लेता है और फिर उसे कहता है, तुम तो हर किसी को चोरी समझते हो, हर किसी को तुम अपने जैसा समझते हो। मैंने इसे चुराया नहीं है, उन्होंने खुद से ये मुझे दिया है। जिसको धीरे सोचने लगती है, ये लड़का तो बिल्कुल सही कह रहा है, ये सारी बोतल्स बिल्कुल असली है, इन सभी को लिग्यून ने ही रिफाइन किया है। फिर वो एजेंट से कहती है, एजेंट हम सब तुमसे माफी चाहते हैं, तुम पे जो स्टोन एसेंस चोरी का इल्जाम लगा था वो पूरी तरह से बेकार है और हम मानते हैं तुम्हारा उस बैंडिट से किसी भी तरह का कोई भी रिलेशन नहीं है। साहू कहता है, नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये लड़का ही है, ये लड़का ही वो बैंडिट है, हम इस लड़के को ऐसे डायरेक्ट नहीं दे सकते। फिर साहू एजेंट को डराने की कोशिश करता है और एजेंट से कहता है, क्या तुम लियो फेंग को जानते हो? अगर तुमने सच नहीं बोला तो मैं तुम्हें उसके पास में भेज दूंगा। एजेंट कहता है, उसके पास में भेज दूंगा, तुम्हारा मतलब क्या है? यानी कि इसका मतलब? साहू कहता है, ज्यादा दिमाग पे जोर मत दो, मैं तुम्हें बता देता हूँ, मैंने लियो फेंग को मार दिया है और तुम बिल्कुल मत सोचना कि तुम कल्टिवेशन के 4th लेवल पे पढ़ो, इसलिए मैं तुमसे डर जाऊंगा, मैं तुम्हें भी मार सकता हूँ। ये सुनकर एजेंट अपना हाथ जो उस टेबल के ऊपर पटकता है, उसके साथ करते ही उस टेबल के ऊपर दरार पड़ जाती है। फिर वो चिल्ला के साहू से कहता है, साहू तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुमने एक कल्टिवेटर को मार दिया, तुमने इस सेट के नियमों को तोड़ा है। ऐसे कोई भी कल्टिवेटर किसी और कल्टिवेटर को मार नहीं सकता, वो भी बिना किसी कारण के। तुम्हें इसके लिए बहुत बड़ी सजा हो सकती है। साहू कहता है, हाँ सजा तो हो सकती है, लेकिन सजा दिलाने के लिए एविडेंस होना चाहिए, तुम्हारे पास में कोई भी एविडेंस नहीं है। ये सुनकर एजेंट एक अजीब से पट्टे को बाहर निकालता है और उसे उस टेबल के ऊपर रख देता है और फिर साहू से कहता है, मेरे पास में एविडेंस है, ये है वो एविडेंस। ये देखकर साहू बहुत हो जाता है। साहू उस पट्टे को देखता है और कहता है, ये तो साउंड रिकॉर्डिंग तिलिस्मन है। एजेंट कहता है, हाँ ये वही है, जब मैं यहाँ पर आया था तो मैंने यहाँ आने से पहले इसे एक्टिवेट कर दिया था। अभी हमारे बीच में जो कुछ भी बात हुई है वो सब की सब इसके अंदर रिकॉर्ड हो गई है। अब मैं इसे एज एविडेंस यूज लूंगा और तुम्हें सजा दिलाऊंगा। और ये सोचेंगे तो भूल बिल्कुल भी मत करना कि तुम्हारे अंकल एक हाई लेवल के एल्डर है, वो तुम्हें बचा लेंगे। इस एविडेंस के बाद में तो तुम्हें कोई भी बचा नहीं पाएगा। ये सुनकर साहू कहता है, अरे एजेंट तुम तो नाराज हो गए, मैं ऐसा थोड़ी कह रहा था, देखो तुम अच्छे बच्चे हो ना, ऐसा बिल्कुल मत करना। वो मैं साहू ये सब कहते हुए एकदम से अचानक से उस तिलिस्मन के ऊपर कूद पड़ता है और उसे तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन एजेंट सही टाइम पे उसे रोक देता है। वो खींच के उसे एक थप्पड़ मारता है और जिसकी वजह से वो उछल के दूर जाकर गिर जाता है। फिर एजेंट अपनी स्किल का यूज करता है
जिससे उसकी तलवार उसके पास में हवा में उड़ने लगती है। फिर एजेंट साओ से कहता है, अब मैंने तुम्हें एक चोर प्रूफ कर दिया है, इसलिए अब मैं तुम्हें मार सकता हूँ, कोई भी मुझे कुछ नहीं कहेगा, इससे सेट का कोई भी नियम नहीं टूटेगा। अगर मैं तुम्हें मार दूंगा तो मुझे किसी भी तरह की कोई भी सजा नहीं होगी, मरने के लिए तैयार हो जाओ। एजेंट के इतना कहते ही एजेंट की तलवार फुर्ती से रफ्तार से साओ की तरफ जाने लगती है। साओ कहता है, नहीं, मुझे माफ कर दो। साओ अपने दोनों दोस्तों से कहता है, तुम दोनों वहां क्या कर रहे हो, यहाँ आके मेरी मदद करो, क्या तुम दोनों ऐसे मुझे देखते रहोगे मरते हुए। वो दोनों साओ की पुकार सुनते हैं लेकिन वहीं वहीं खड़े रहते हैं, जिसे मनीवन कह रहे हो। हाँ, तभी साओ बहुत ज्यादा डर जाता है, उसकी पैंट और आंखें दोनों बहुत ज्यादा गीली हो जाती है। वो रोते हुए एजेंट से कहता है, एजेंट मुझे इस बार माफ कर दो, ऐसी गलती मुझसे दोबारा नहीं होगी। एजेंट कहता है, तुम्हें क्या मैं बेवकूफ लगता हूँ, तुम्हें लगता है तुम मुझे सॉरी बोलोगे और मैं तुम्हारे उस मर्डर के बारे में किसी को भी नहीं बताऊंगा, जबकि मेरे पास में एक सबूत है। तो नहीं, ऐसा बिल्कुल भी होने वाला नहीं है, मैं इसके बारे में सब कुछ बता दूंगा और तुम्हें एक बहुत बड़ी सजा दिलाऊंगा। साओ कहता है, बताओ तुम्हें क्या चाहिए, तुम मुझसे क्या चाहते हो। एजेंट कहता है, अब तुम दे ही रहे हो तो मुझे बहुत सारे पैसे चाहिए। साओ कहता है, क्या क्या कहा तुमने। एजेंट कहता है, क्या तुमने एक बार में सुना नहीं, मैंने कहा मुझे पैसे चाहिए, 300 स्पिरिचुअल स्टोन। तुम चाहो तो मुझे पैसों के बदले में 300 स्पिरिचुअल स्टोन दे सकते हो, जो कि मुझे पूरा यकीन है तुम्हारे पास में होंगे ही। साओ अपनी पॉकेट में हाथ डालते हुए कहता है, नहीं, मेरे पास में नहीं है। जब तुमने मुझ पर अटैक किया था, मेरा मतलब है उस डाकू ने मुझ पर अटैक किया था, तब उसने मेरे सारे स्पिरिचुअल स्टोन चुरा लिए थे। अब तो मेरे पास में केवल 20 ही बचे हैं, मैं तुम्हें ये दे सकता हूँ, प्लीज़ ये ले लो और मेरे बारे में, मेरे इस मर्डर के बारे में किसी को भी मत बताना। एजेंट कहता है, नहीं, ऐसा नहीं होगा, मैं तुमसे बिल्कुल भी नेगोशिएट करने वाला नहीं हूँ, मेरे को 300 चाहिए, मतलब 300 ही चाहिए, लेकिन तुम चाहो तो मैं तुम्हारे ऊपर एक ब्याज के रूप में छोड़ सकता हूँ। ये कहते हुए एजेंट साओ की तरफ एक तिलिस्मन फेंकता है। तिलिस्मन एक छोटे से पत्थर की तरह होता है जिसके ऊपर कुछ भी नोट लिखा जा सकता है। फिर वो नोट उन दोनों के बीच में एक शर्त की तरह होता है जिसे दोनों पक्ष निभाते हैं। एजेंट वो तिलिस्मन साओ को देते हुए कहता है, इसके ऊपर लिखो कि तुम्हें मुझे 300 स्पिरिचुअल स्टोन देने हैं, उसके बाद में तुम्हारा राज पूरी तरह से राज रहेगा। साओ उस पर लिख देता है। एजेंट तुरंत साओ के हाथ में से उस तिलिस्मन को ले लेता है और फिर उस साउंड रिकॉर्डिंग तिलिस्मन को साओ को पटा देता है और कहता है, ठीक है, अब तुम इसे रख सकते हो, जैसे अब तुम्हारे पास में 300 स्पिरिचुअल स्टोन हो जाए मेरे पास में लेके आ जाना। फिर एजेंट योसन के पास में जाता है और योसन से कहता है, योसन जल्दी से यहाँ से निकलो। ये कर एजेंट और योसन दोनों भागते वहां से चले जाते हैं। साओ ने बैठा बैठा देखता जाता है। फिर साओ उस साउंड रिकॉर्डिंग तिलिस्मन की तरफ देखता है और सोचता है, इस छोटी सी चीज़ के बदले में मुझे 300 स्पिरिचुअल स्टोन देने पड़ गए, लेकिन चलो ठीक है, मेरे हाथ में एविडेंस तो लग गया। ये कहते हुए साओ उसे बचाने की कोशिश करता है, उसके अंदर सुनने की कोशिश करता है किसके अंदर क्या है। वो उसको एक्टिवेट करता है लेकिन उसके अंदर से कोई भी आवाज़ सुनाई नहीं देती। अब साओ को समझ में आ गया है कि उसके साथ में फिर से एक प्रैंक हो गया है, उसके साथ में एक और बड़ी चोट हो गई है। साओ जल्दी से खड़ा होता है और उस तिलिस्मन को जोर से पटकता है और बहुत ज़्यादा गुस्सा होने लगता है और चिल्लाए कहता है, कुत्ते, ये तूने ठीक नहीं किया। तभी ज़ीर उस तिलिस्मन को उठाती है और उसे बचाने की कोशिश करती है। फिर ज़ीर को भी सब कुछ समझ आ जाता है। ज़ीर हंसने लगती है और साओ से कहती है, वो लड़का तो तुम्हें दोबारा से बेवकूफ़ बना गया, इसके अंदर तो कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हुआ है। उस लड़के ने हमसे कहा था कि इसके अंदर सब कुछ रिकॉर्डेड है, लेकिन ऐसा नहीं था, तुम्हें उसके सामने इसे बजा के चेक करना चाहिए था। साओ कहता है, अभी भी ज़्यादा देर नहीं हुई है, मानते हैं वो लड़का 4th लेवल कल्टिवेशन में पहुंच चुका है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं वो मुझसे बच के निकल जाएगा। एजेंट, मैं आ रहा हूँ, मेरा इंतजार करना। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है। एजेंट और योसन भागते हुए वहाँ जा रहे हैं। एजेंट ने योसन को सब कुछ समझा दिया है। जिसन को योसन बहुत ज़्यादा डरा हुआ है। योसन बार बार पीछे मुड़कर देख रहा है कि कहीं कोई उसको पीछा तो नहीं कर रहा। एजेंट योसन से कहता है, योसन इतना डरो मत, कोई भी हमारा पीछा नहीं कर रहा है। आज तो कितना मजा आया, हमने साओ को कितना अच्छा सबक सिखाया, हमने उसे पीटा भी, फिर उसने हमसे माफ़ी मांगी और फिर उसके बाद में हमें 20 स्पिरिचुअल स्टोन भी दिए। मैं इसके बारे में अंकल को बताऊंगा। ऐसे ही एजेंट और योसन भागते हुए इनर सेक्ट के गेट के पास में पहुंचते हैं। योसन एजेंट से कहता है, क्या तुम सच में अब अंदर जाने वाले हो? अब तुम एक इनर सेक्ट बन जाओगे, मेरा मतलब इनर सेक्ट एक डेसिपल। एजेंट कहता है, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं तुम्हारी सेफ्टी का पूरा इंतजाम कर दूंगा, मैं वहाँ पर जाके बात कर लूँगा, वो तुम्हारी सेफ्टी का ध्यान रखेंगे। जब मैं वहाँ पर बात कर लूँगा तब कोई भी तुम्हें कुछ भी नहीं कर पाएगा, लेकिन तुम्हें खुद को भी ताकतवर बनना होगा। ये कहते हुए एजेंट योसन की तरफ एक बैग फेंक देता है। योसन उसमें देखता है, उसके अंदर काफ़ी सारे कल्टिवेशन का सामान है। एजेंट कहता है, इसमें कल्टिवेशन का सामान है, इसकी मदद से अच्छे से कल्टिवेशन करना और खुद को इतना ज़्यादा पावरफुल बनाना कि कोई भी तुम्हें परेशान न कर पाए। ये कहते हुए जिनवास जाने लगता है। योसन कहता है, क्या ये सब कुछ मेरे लिए है? ये कहते हुए योसन रोने लगता है। एजेंट कहता है, हाँ तुम्हारे लिए ही है, और तुम्हारे अलावा किसको दूंगा? ये सुनकर योसन और जोर से रोने लगता है। वो कहता है, मैं 7 साल से इस सेट के अंदर हूँ, लेकिन किसी ने भी मेरे लिए इतना कुछ नहीं किया है। मैंने आज लाइफ में पहली बार इतनी सारी कल्टिवेशन की चीज़ों को देखा है। इन कल्टिवेशन चीज़ों को तो मैंने आज तक देखा भी नहीं, और आज ये सब की सब मेरी है। अब मुझे लगता है मैं भी कल्टिवेट करके एक बड़ा डिस्पेल बन पाऊंगा। एजेंट योसन से कुछ भी नहीं कहता, वो बस सीधे उस इनर सेट के अंदर जाता है। वहाँ पे सामने एक बहुत बड़ा ढोल रखा रहता है। एजेंट उसे देखने लगता है, जैसे कि
जब कोई आउटर सेक्ट के अंदर आता है तब उसे ये वाली घंटी बजानी होती है। वैसे ही जब कोई इनर सेक्ट के अंदर आता है, जब किसी को इनर सेक्ट के अंदर एडमिशन मिलता है तब उसे ये ढोल बजाना होता है और सबको बताना होता है कि एक और आउटर डिसिपल आ गया है जो कि इनर डिसिपल बनने वाला है। और वही आउटर डिसिपल जो फोर्थ लेवल के ऊपर पहुंच चुके हो वही इस ढोल को बजा सकते हैं। एजिन ऐसा ही कुछ सोचते हुए उस ढोल की तरफ देख रहा होता है। तभी वहां पर झाड़ू लगा रहे दो बच्चे एजिन के पास भाग के आते हैं और एजिन से कहते हैं, बिग ब्रदर आप गलत जगह पर आ गए हैं। यहाँ पे केवल वही कल्टीवेटर आ सकते हैं जिनका लेवल 4 हो या फिर 4 से ऊपर हो। आप यहाँ नहीं आ सकते, प्लीज जल्दी जल्दी यहाँ से चले जाइए। एजिन हंसने लगता है और उनसे कहता है, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन मैं यहाँ पर आ सकता हूँ, मेरा लेवल 4th लेवल के ऊपर का है। ये कहते हुए एजिन कल्टीवेशन के दो पत्थर उन दोनों बच्चों को पकड़ा देता है। वो दोनों बच्चे चौंकते हुए उन दोनों कल्टीवेशन स्टोन्स को देखने लगते हैं। तभी एजिन वहाँ पे रखे हुए एक बहुत बड़े डंडे को उठाता है जिसका साइज एजिन से भी बड़ा है। इसी डंडे की मदद से उस ढोल को बजाना होता है। एजिन बड़ी सन से उस डंडे को उठा लेता है और उसे पूरी तेज रफ्तार से उस ढोल को बजा देता है। उस ढोल के बजने की आवाज़ पूरी की पूरी सेट के अंदर गूंजने लगती है। ये आवाज़ साव तक की पहुंचती है। साव को समझ में आता है एजिन ने इस ढोल को बजाया है। ये सुनकर साव को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। ये आवाज़ जिससे उसके कानों में चुभ रही होती है और वही योसन को ये आवाज़ बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। इस आवाज़ को सुनकर योसन की नाक से और उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। फिर हमें इस एल्डर को दिखाते हैं। ये एल्डर अभी भी गेम ही खेल रहा है। अब तक की पूरी सीरीज में इस एल्डर को हमें 4 बार दिखाया गया है और 4 में से 3 बार ये गेम खेलता हुआ दिखाई दिया है। जब इस एल्डर को उस ड्रम की आवाज़ सुनाई देती है वो अपने उससे अपोनेंट एल्डर से कहता है, आखिरकार वो लड़का अभी एक इनर डिसिपल बन चुका है। फिर हम देखते हैं इस बार अपोनेंट कोई और है। वो बंदा इस एल्डर से कहता है, आप किसके बारे में बात कर रहे हैं, कौन सा लड़का, क्या आप उसे जानते हैं। यहीं से सीन शिफ्ट हो जाता है। एजिन एक बड़े से हॉल के अंदर है। एजिन वहाँ बैठा हुआ है, उसके सामने एक एल्डर खड़े हैं। वो एल्डर एजिन से कहते हैं, आउटर डिसिपल एजिन, अब तुम एक इनर डिसिपल बनने वाले हो। तुम्हारा लेवल 4th हो चुका है, यानी अब तुम वो बन सकते हो। लेकिन इस इनर डिसिपल बनने के बहुत सारे नियम होते हैं। मुझे उम्मीद है तुम उन सभी को फॉलो करोगे। मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, एक इनर डिसिपल को अपने पूरे करियर के अंदर 32 नियमों को फॉलो करना होता है और साथ ही 12 ऐसी चीज़ें होती है जो उसे कभी भी नहीं करनी होती है। अगर तुम इनमें से कुछ भी करते हो या फिर कुछ भी नहीं करते हो तो तुम्हें सेट से निकाला जा सकता है। एजिन कहता है, मैं एजिन इन सभी नियमों का पूरी तरह से ध्यान रखूंगा और ऐसा कोई भी काम नहीं करूंगा जिससे मुझे या फिर किसी और को किसी भी तरह की परेशानी हो। एजिन के ये कहते ही एजिन की बॉडी में से एक रेड कलर का ओरा बाहर निकलने लगता है। ये सारा ओरा एक जगह इकट्ठा होकर एक लैम्प के अंदर जाने लगता है और यहाँ पे देखने से ऐसा लगता है जैसे एल्डर के लिए ये सब बिल्कुल नॉर्मल सी बात है। वहीं एजिन ये सब देखकर बहुत चौंका हुआ होता है। एल्डर कहता है, अगर यहाँ पे सब कुछ बिल्कुल ठीक रहा तो तुम्हारे ओरा की मदद से ये लैम्प जलने लगेगा। और फिर कुछ सेकंड में ऐसा हो ही जाता है, उस लैम्प के अंदर लगी हुई बत्ती जलने लगती है। फिर एल्डर आगे कहता है, चलो अब ये हो गया है, अब हम आगे बढ़ते हैं। ये कहते हुए एल्डर अपनी उंगलियों से कुछ स्किल यूज करता है। उसके ऐसा करने से वहाँ पर एक तिलिस्म जैसा पत्थर आ जाता है। वो उस पत्थर को एजेंट पकड़ देता है और फिर एजेंट से कहता है, तुम्हारे पास में पहले भी एक तिलिस्म था जिसके ऊपर लिखा हुआ था आउटर डिसिपल फैंग सिंह एजिन। वैसे ही अब ये भी तिलिस्मन है, अब ये तुम्हें दिया जाएगा। एक इनर डिसिपल बनने के बाद में उसको ये दिया जाता है। ये पिछले सभी तिलिस्मन से बहुत ज़्यादा अलग है। ये न केवल तुम्हारे एक आइडेंटिफिकेशन होगा, इसकी मदद से तुम कम्युनिकेशन भी कर सकते हो। तुम कभी भी किसी भी खतरे में होने पर एमरजेंसी कॉल कर सकते हो और साथ ही इसके अंदर तुम आवाज़ को भी इकट्ठा कर सकते हो। और इतना ही नहीं, ये एक मैप की तरह भी काम करेगा जो पूरे फॉरबिडन स्काई सेट का मैप इसके अंदर फीड किया हुआ है। किसी भी तरह खतरे में होने पर ये तुम्हारी मदद कर सकता है, तुम इसका अच्छी तरह से यूज़ करना। फिर एल्डर वापस से अपने स्किल यूज़ करता है। उसके स्किल को यूज़ करने से वहाँ पे हवा के अंदर 5 किताबें दिखाई देने लगती है। एल्डर उन किताबों को देख कहता है, अब तुम्हें डिसाइड करना है कि तुम इनमें से क्या सीखना चाहते हो। एक इनर डिसिपल के बनने के बाद में तुम्हें डिसाइड करना होता है कि तुम्हें क्या बनना है। तुम्हारे लेवल के हिसाब से, तुम्हारी चॉइस के हिसाब से तुम्हारे आगे का करियर डिसाइड होगा। कल्टीवेशन के 7 टीयर्स होते हैं। हायर टीयर्स में होते हैं डाओ, स्काई एंड गॉड। और फिर आता है लोअर टीयर्स जिसके अंदर आते हैं स्पिरिचुअल, मैजिकल, रूल्स एंड बेसिक। ये सातों टीयर एक है और सब के सब एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। ये सुनकर एजिन सोचने लगता है, यानी कि इसका मतलब स्पिरिचुअल, जिसे मैं सबसे ज़्यादा ताकतवर समझता था, वो तो सबसे कमज़ोरों में से एक है। अगर स्पिरिचुअल सबसे कमज़ोर है तो हाई टीयर कैसा होगा। फिर वो एल्डर कहता है, अब तुम्हें तुम्हारा कल्टीवेशन पाथ डिसाइड करना है। इन 5 में से एक चुन लो। मैं डिसाइड करूंगा, मेरा मतलब मैं तुम्हें रेकमेंड करूंगा कि तुम इस फर्स्ट वाले को चुनो। ये वुड एंड ग्रास स्किल बुक है। इसका यूज़ करके तुम लिविंग क्रिएचर से करीब जा सकते हो, जिसकी मदद से तुम रिफाइनिंग और ब्रीडिंग सीख सकते हो। सुमिका वैली के अधिकतर कल्टीवेटर इसी को चुनते हैं। वो सभी ब्रीडर या फिर रिफाइनर बनना चाहते हैं। एजर अपनी गर्दन हिलाते हुए कहता है, नहीं, मुझे इसमें किसी भी तरह का इंटरेस्ट नहीं है।
एल्डर कहता है तो फिर कैसे कैसा रहेगा, ये भी काफ़ी अच्छा है। ये किताब एक्सप्लोरिंग वर्ल्ड के बारे में है। इस किताब की मदद से तुम मैजिकल सर्किट्स और तिलिस्मन बना सकते हो, लेकिन ये वाला थोड़ा मुश्किल है। एजेंट कहता है नहीं, मुझे ये भी नहीं बनना, आप कुछ और बताइए। फिर एल्डर तीसरी बुक की तरफ इशारा करता है और कहता है तो फिर तुम इसके बारे में सीख सकते हो। इसके अंदर तुम माउंटेन्स और रिवर्स के बारे में सीखोगे, जिसकी मदद से तुम खजाना ढूंढ सकते हो। तुम पूरे वर्ल्ड के एक्सप्लोरेशन में निकल सकते हो और उसके बाद जगह जगह पर जा जाके खजाना ढूंढ सकते हो। ये भी काफ़ी अच्छा हो सकता है। एजेंट कहता है नहीं, मुझे ये भी नहीं बनना, मुझे इधर उधर घूमना फिरता नहीं है, मुझसे ये सब नहीं होगा। ये सुनकर एल्डर उस बुक को ही बंद कर देता है और फिर चौथी बुक की तरफ इशारा करता है और कहता है ये चौथी बुक ये भी अच्छी है, इसकी मदद से तुम मैजिकल वेपन्स बना सकते हो और फिर उन वेपन्स को बेच के अच्छा पैसा कमा सकते हो। एजेंट कहता है नहीं, मुझे ये भी नहीं करना, मुझे कोई वेपन स्मिथ नहीं बनना। अब एल्डर गुस्सा आ जाता है। एल्डर एजेंट से कहता है ये तुम क्या कर रहे हो, तुम हर किसी के लिए मना कर रहे हो, क्या तुम्हें कुछ करना भी है या नहीं, या सब कुछ खत्म हो चुका है, अब तुम आगे क्या करोगे। एजेंट कहता है नहीं नहीं, अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ, अभी भी एक बुक बाकी है, आप उसके बारे में बताइए। जोसन कहता है वो एल्डर कहता है नहीं, तुम इसे नहीं सीख सकते, इसके बारे में जानने का भी कोई फायदा नहीं है। एजेंट कहता है क्यों नहीं सीख सकता, बताइए तो सही। एल्डर कहता है कल्टीवेशन किसी भी तरह का मजाक नहीं है, तुम इसे केवल शो ऑफ के लिए नहीं सीख सकते, तुम जिस लायक हो तुम्हें केवल वही सीखना चाहिए। इस बुक की मदद से तुम 9 स्वॉर्ड स्किल को सीख सकते हो, लेकिन ये सबसे ज़्यादा हार्ड स्किल है। तुम इसे ऐसे समझ सकते हो कि बाकी की सारी स्किल को तुम 3 बार सीख लोगे, उतनी मेहनत में तुम इसे केवल एक बार सीख पाओगे। जिस तरह बाकी की सारी स्किल से तुम कुछ ना कुछ बना रहे हो, कोई ना कोई रिसोर्सेज क्रिएट कर रहे हो, लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। इसी स्किल को सीखने के लिए तुम्हें बहुत सारे रिसोर्सेज की जरूरत होगी, लेकिन फिर तुम कभी कोई भी रिसोर्स बना नहीं पाओगे। ये स्किल केवल फाइटिंग में काम आती है। बहुत कम ऐसे कल्टिवेटर होते हैं जो इस स्किल को सुनते हैं। ये सुनकर एजेंट बहुत ज़्यादा निराश हो जाता है। एजेंट सोचता है मैं इसे नहीं चुन सकता क्योंकि मेरे पास में रिसोर्सेज की कमी है, लेकिन नहीं, मैं हार नहीं मानूंगा। अगर मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं रिसोर्सेज को इकट्ठा करूंगा और उसके बाद में इस स्किल को सीखूंगा, लेकिन मुझे यही सीखनी है। इसी समय वहाँ पर एक बहुत तेज लाइट दिखाई देने लगती है। लाइट कम होने पर एजेंट देखता है वहाँ पर कोई खड़ा हुआ है जिसकी बॉडी थोड़ी सी लाइट है, उस बॉडी के आर पार दिखाई दे रहा है। उस बॉडी को देखकर वो एल्डर कहता है अंकल आप यहाँ पर। एजेंट भी उस बॉडी को देखते पहचान जाता है। एजेंट कहता है ये तो एक इल्यूजन बॉडी है, यानी कि इसका मतलब जिस किसी ने भी इस स्किल को यूज़ किया है उसका लेवल कम से कम 9th का होगा। तभी वो एल्डर डरते डरते उस इल्यूजन बॉडी से कहता है अंकल आप यहाँ कैसे, क्या मैं आपकी किसी तरह से मदद कर सकता हूँ। तभी वो एजेंट की तरफ अपनी उंगली करता है और एजेंट से कहता है ए लड़के तुम मेरे पीछे आओ। एजेंट कहता है क्या मैं, ये कहते एजेंट बहुत ज़्यादा चौंक जाता है। तभी वो एल्डर कहता है क्या आप इस लड़के को लेके जा रहे हैं, ये लड़का बहुत कमज़ोर है, ये अभी भी एक इनएडिसेबल बना है, साथ ही इसने अभी तक कोई भी स्किल चुनी नहीं है, क्या आप इसी लड़के को भी साथ में लेके जाना चाहते हैं। वो इल्यूजन कहता है नहीं ऐसा नहीं है, मुझे इस लड़के के अंदर कुछ खास दिखाई दिया है, इसलिए इस लड़के को मैं अपना थोड़ा सा टाइम देना चाहता हूँ, तुम इसके बारे में सोचो। फिर वो एजेंट से कहता है ए लड़के आओ मेरे साथ में। ये कहते हुए इल्यूजन एजेंट की तरफ अपना हाथ बढ़ा देता है। एजेंट तुरंत उस हाथ को पकड़ लेता है। जैसे ही एजेंट उस हाथ को पकड़ता है वहाँ फिर से एक बहुत तेज लाइट दिखाई देती है और धीरे धीरे वो लाइट कम होती है। पता पड़ता है वो एजेंट और वो इल्यूजन दोनों वहाँ से गायब हो चुके हैं। ये देखकर वो एल्डर कहता है अंकल आप करना क्या चाहते हैं। एजेंट इस एल्डर के साथ है। एजेंट और एल्डर किसी पहाड़ की चढ़ाई चढ़ रहे हैं। वो एल्डर बहुत तेज तार से उस पहाड़ के ऊपर चढ़ रहा है। एजेंट उसका पीछा कर रहा है। एजेंट उससे कहता है आप इतने तेज क्यों चल रहे हैं और क्या प्लीज आप मुझे बता सकते हैं हम जा कहाँ रहे हैं। एजेंट के इतना कहते ही वो एल्डर अपनी स्पीड और भी ज्यादा बढ़ा देता है। वो एक झटके जोर से चलता है और सीधे उस पहाड़ की चोटी पर पहुंच जाता है। एजेंट चिल्लाए कहता है आप इतनी दूर कैसे निकल गए, प्लीज मुझे भी अपने साथ में ले चलिए, मुझे इस पहाड़ को चढ़ने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। एजेंट ऐसा कुछ चलाता रहता है। फिर हम देखते हैं वो एल्डर उस पहाड़ की चोटी के ऊपर है और वो वापस से गेम खेलने बैठ गया है। उसे अभी भी एजेंट की आवाज़ सुनाई दे रही है। उसे सुनकर वो एल्डर कहता है एक चिड़िया उड़ते उड़ते यहाँ पर आ रही है। फिर थोड़ा टाइम बीतता है। एजेंट सीढ़ी चढ़ के ऊपर तक आ गया है। एजेंट बुरी तरह से हंस रहा है। एजेंट फिर एल्डर से कहता है आखिरकार मैं ऊपर तक आ गया और क्या आप मुझे यहाँ पर इस गेम को खेलने के लिए लाएं। ये कहते हुए एजेंट उस गेम की तरफ देखने लगता है। उसे देखते ही एजेंट को अपने माइंड में एक आवाज़ सुनाई देने लगती है ये जो तुम गेम बोर्ड देख रहे हो ये आइस स्टोन से बना है और साथ ही इसकी जो ये काटियाँ हैं ये भी काफ़ी स्पेशल है। व्हाइट काटियाँ आइस जाड़े है और जो तुम ये ब्लैक काटियाँ देख रहे हो ये रिंकोर्सिस इंक बीस्ट की हड्डियाँ हैं। तभी इस एल्डर का अपोनेंट चिल्लाता है अपना मुंह बंद रखो, हम यहाँ पर गेम खेल रहे हैं, तुम्हें इस गेम के बारे में कुछ भी पता नहीं है। एजेंट कहता है आप मुझे समझते क्या है, आपको क्या लगता है मैं बेवकूफ़ हूँ, मुझे इस गेम के बारे में पता है। इस गेम के अंदर व्हाइट पीसेस ब्लैक पीसेस खा रही है और ब्लैक पीसेस व्हाइट पीसेस खाने की कोशिश कर रही है। ये सुनकर ये अपोनेंट एल्डर जिसका नाम लीशी है वो कहता है क्या तुम्हें लगता है ये गेम इतना आसान है, अगर तुम्हें इतना आसान लग रहा है तो मेरी जगह खेल के बताओ। एजेंट कहता है इसमें क्या बड़ी बात है, मैं ये बड़े आसानी से कर सकता हूँ। लीशी कहता है तो फिर ठीक है साबित करो।
इनमें से एक भी ब्लैक काटी को खा के बताओ। ये कहते हुए लिशी सोच रहा होता है, ये तो बहुत ज्यादा बोल रहा है, मुझे लगता है सच में इसको ये गेम खेलना आता है। तभी वो सामने बैठा हुआ एल्डर कहता है, मास्टर लिशी बिल्कुल सही कह रहे हैं, यहाँ पर इस जगह पे देखो, मेरी सारी ब्लैक काटियों ने मास्टर लिशी की व्हाइट काटियों को घेर रखा है। मास्टर लिशी मेरे सामने लगभग हार चुके हैं। अगर तुम उनकी काटियों को मेरे इस व्यू के अंदर से बाहर निकाल देते हो तो मैं तुम्हें एक स्पेशल स्किल सिखाऊंगा। एजिन कहता है, क्या सच में? ये कहते हुए एजिन बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। फिर एजिन एक ब्लैक काटी को उठाता है और कहता है, ये तो बहुत ज्यादा आसान है, बस इन काटियों को उठाना है और इसे खा जाना है। ये कहते हुए एजिन एक ब्लैक काटी को उठाता है और उसे खा जाता है। ये देखकर लिशी बहुत ज्यादा चौंक जाता है। लिशी एजिन से कहता है, ये तुमने क्या किया? तुमने तो एक पीस तो खा लिया। एजिन कहता है, तुमने यही तो करने के लिए कहा था, तुमने कहा था इन पीसेस को खा जाना है, तो ये मेरा तरीका है, मैं इन पीसेस को खा रहा हूँ। मुझे लगता है आपकी इतनी मदद काफी है, मैंने एक पीस तो खा लिया है, अब आप अपनी काटियों को बाहर निकाल सकते हैं। अगर आप अभी भी नहीं निकाल सकते, मैं 2-3 पीसेस और खा लेता हूँ। एजिन का ये जवाब सुनने के बाद में मास्टर लिशी के पास में कुछ भी कहने के लिए नहीं होता। सामने बैठा हुआ एल्डर कहता है, मास्टर लिशी, एजिन ने, इस लड़के ने बिल्कुल सही किया है। देखा जाए तो जो मैंने इसे करने के लिए कहा था इसने वो कर दिया है। अब अभी काटियां फ्री है, अब आप इस गेम को आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन अभी हम इस गेम को आगे नहीं बढ़ाएंगे, इस गेम को अभी के लिए यहीं रोकते हैं, हम इस गेम को बाद में कंटिन्यू करेंगे। ये सुनकर मास्टर लिशी कहता है, आपका शुक्रिया, आपने मुझे इस गेम को खेलने के लिए बुलाया। एल्डर कहता है, शुक्रिया मेरे नहीं, इस लड़के का कहिए, जिसकी वजह से आप इस गेम को हारने से बच गए। ये सुनकर मास्टर लिशी खड़ा होता है और फिर एजिन से कहता है, एजिन तुम्हारा शुक्रिया, अगर तुम कभी फोर्ट ज्वेलरी आओ तो मुझसे आके मिलना। एजिन कहता है, नहीं नहीं, मैंने इतना भी कुछ खास नहीं किया है, आपको मुझे थैंक यू कहने की जरूरत नहीं है। एजिन ऐसा कुछ कह रहा होता है, तभी वो देखता है मास्टर लिशी पहले वहां से गायब हो चुके हैं। ये देखकर एजिन उस एल्डर से कहता है, मास्टर लिशी कहाँ गए? वो एल्डर कहता है, वो यहाँ से पहले जा चुके हैं। वैसे अब मुझे नहीं लगता मुझे तुम्हें किसी भी तरह की स्किल्स की जरूरत है, स्पेशली उस डाकू को जिसने ब्लैक मार्केट के अंदर इतनी बड़ी चोरी की थी और वहाँ के सारे स्पिरिचुअल स्टोन चुरा लिए थे। इसके बाद में वो डाकू यहाँ पे नहीं रुका, उसने हॉकिंग के साथ भी एक बहुत बड़ा स्कैम किया। उसने उसके सारे डिमेंड एलिक्सर चुरा लिए और फिर तुम उसके साथ में सेक्सुअल एडिक्ट के लिए गए और फिर उसके पूरे ग्रुप को मार दिया, हॉकिंग के समेत। और मुझे तो ये भी पता है कि तुमने उस पैथन टोड को भी मारा है और तुमने सेक्ट के अंदर जो कहानी सुनाई थी वो भी पूरी तरह से नकली थी। ये सुनकर एजेंट कहता है, यानी कि आपको सब कुछ पता है। एल्डर कहता है, तुमने सेक्ट के 7 से ज्यादा नियमों को तोड़ा है, तुम्हें क्या लगता है तुम्हें क्या सजा देनी चाहिए? ये सुनकर एजेंट उस एल्डर के सामने घुटने को बैठ जाता है और उसे हाथ जोड़े कहता है, एल्डर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैं एक छोटा बच्चा हूँ, मैं बहुत गरीब हूँ, मेरी इस गलती को माफ कर दीजिए, ऐसी गलती मुझसे दोबारा कभी नहीं होगी। ये सुनकर एल्डर एजेंट को कोर से उठा लेता है और फिर एजेंट से कहता है, तुमने एक और क्राइम कर दिया है, इस तरह से रो धोकर अपनी सजा को कम कराने की कोशिश करना, ये भी एक तरह का क्राइम ही है। एजेंट कहता है, तो फिर आप बताइए आप मुझसे क्या चाहते हैं, क्या आप मुझे मारना चाहते हैं? एल्डर कहता है, चुप रहो। ये सुनकर एजेंट सोचने लगता है, अब मुझे नहीं लगता ये मुझे मारना चाहते हैं, क्योंकि अगर ये मुझे मारना चाहते होते तो ये अब तक मुझे मार चुके होते। ये मुझसे इतनी ज्यादा बात नहीं करते, यानी कि अभी भी मेरे बचने की चांसेस है। तभी एल्डर अपने कोई स्पेशल स्किल का यूज करते हैं जिससे वो एक जगह से दूसरी जगह पर टेलीपोर्ट कर जाते हैं। हम देखते हैं एल्डर एजेंट को लेकर एक अजीब सी लाइब्रेरी के अंदर आ गए हैं, जहाँ पे सामने एक अजीब सी चमकती हुई चीज रखी है। ये एक मशीन है जिसकी मदद से एलिक्सर बनाए जाते हैं। वहाँ पहुंचने के बाद में एल्डर एजेंट को जोर जमीन पर रख देते हैं और फिर एजेंट से कहते हैं, यहाँ पर हर एक चीज एक स्पेशल टाइप का ट्रेजर है, यहाँ से कुछ भी चुराने की कोशिश मत करना। ये सुनकर एजेंट सोचता है, यहाँ पर सब कुछ एक ट्रेजर है, मैं अच्छा हाथ मार सकता हूँ। तभी एजेंट की नजर उस मशीन में पड़ती है। एजेंट उस मशीन को देखते बहुत डर जाता है, वो पीछे की तरफ हटने लगता है और फिर रोते हुए उस एल्डर के पैर पकड़ लेता है और उसे कहता है, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैंने अपनी पूरी लाइफ में कुछ भी नहीं किया है, मैंने बहुत बुरे बुरे काम किए हैं और साथ ही मैं बहुत ज्यादा कमजोर हूँ, इसलिए अगर आप मेरी बॉडी का यूज करके कोई एलिक्सर बनाना चाहते हैं तो वो एलिक्सर बिल्कुल बेकार होगा, प्लीज मुझे जाने दीजिए। तभी वो एल्डर एक स्क्रॉल निकाल लेता है और फिर एजेंट से कहता है, मैं अभी भी तो तुम्हें यहाँ पे लेके आया हूँ, मैं तुम्हें यहाँ से इतनी जल्दी जाने नहीं दूंगा, और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हारी बॉडी को एक एलिक्सर बनाने वाला हूँ? ये कहते हुए एल्डर एजेंट के हाथ में वो स्क्रॉल को पकड़ा देता है। एजेंट उस स्क्रॉल को देख कहता है, इस स्क्रॉल में क्या है? वो एल्डर कहता है, ये एक स्पेशल टाइप का स्क्रॉल है, मैं तुम्हें एक स्किल सिखाना चाहता हूँ, लेकिन तुम अभी उस स्किल को सीखने के लायक नहीं हो, तुम्हारा माइंड बहुत ज्यादा इविल है। उस स्किल को सीखने से पहले तुम्हें इस स्क्रॉल को अच्छी तरह समझना होगा, इसके लिए तुम्हारे पास में पूरे 3 दिन है। 3 दिन में इस स्क्रॉल को अच्छे से समझ लो, अगर तुम इसमें फेल हो जाते हो तो मैं तुम्हारी 3 दिन बाद में 3 दिन की सारी आदर्श भुला दूंगा। मैं तुम्हें यहाँ पर लेके आया हूँ, तुम इस बात को पूरी तरह से भूल जाओगे, उसके बाद में तुम एक नॉर्मल से इनर डेसिपल बन के रह जाओगे। ये सुनकर एजेंट बहुत ज्यादा खुश जाता है। एजेंट कहता है, क्या पक्का? आप पक्का मुझे वापस अपनी दुनिया में भेज देंगे और मुझे वापस से एक इनर डेसिपल बना देंगे, एक नॉर्मल सा इनर डेसिपल? क्या आप मुझसे प्रॉमिस करते हैं? वो एल्डर कहता है, तुम तो कुछ ज्यादा ही कॉन्फिडेंट हो कि तुम इसे नहीं कर पाओगे और तुम कुछ ज्यादा ही बोल रहे हो, तुम्हें नहीं लगता तुम्हारी एज के हिसाब से ये बहुत ज्यादा है? एजेंट कहता है, इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं है, आपके ऊपर भरोसा करना बिल्कुल भी आसान नहीं है। आपने मुझसे कहा था कि आप मुझे एक स्किल सिखाएंगे और आपने तो मुझे स्क्रॉल पकड़ा दिया है और आप मुझसे कह रहे हैं कि मैं स्क्रॉल को अच्छी तरह समझूं।
ये क्या बात हुई? आप तो अपनी एक बात पे टिकते ही नहीं है, तो इसलिए मुझे आपसे वादा तो लेना पड़ेगा ही। ये सुनकर वो एल्डर एजेंट पे गुस्सा करते हुए एजेंट से बोलता है, तुम और मुझसे चाहते क्या हो? मैंने तुम्हें कितना अच्छा ऑफर दिया है। अगर तुम इस स्क्रोल को अच्छी तरह समझ लोगे तो मैं तुम्हारे सारे क्राइम भुला दूंगा। तुमने अब तक जितने भी लोगों को मारा है और साथ में जितनी चोरियां की है, तुम उन सबसे पूरी तरह फ्री हो जाओगे। और एक्स्ट्रा में मैं तुम्हें एक स्किल भी सिखाऊंगा जब तुम इस स्क्रोल को अच्छी तरह समझ लोगे। इससे ज्यादा तुम क्या चाहते हो? ये सुनकर एजेंट खुश हो जाता है। एजेंट उस एल्डर से कहता है, ठीक है। फिर एजेंट सोचता है अब ये एक अच्छा ऑफर है। ये कहते हुए एजेंट उस स्क्रोल को खोलता है। जैसे वो स्क्रोल को खोलता है उसके अंदर से एक डार्क टाइप की एनर्जी बाहर निकलने लगती है। वो एल्डर कहता है, ये एक स्पेशल टाइप की ड्राइंग है जिसे डेक्रिपेशन ड्राइंग कहते हैं। इस ड्राइंग को किसी कल्टिवेटर के खून से बनाया जाता है। एक कल्टिवेटर जिसने गॉड रियलम के अंदर अपना सर काट दिया हो, उसके खून से इस ड्राइंग को बनाया गया है। इस स्क्रोल के अंदर 7000 साल पुराने राज है। इसके अंदर काफी सारी इमेजेस है। इसको समझना काफी ज्यादा मुश्किल है। मैंने बहुत सारे कल्टिवेटर्स और डेसिबल्स को इसको दिखाया है, लेकिन उनमें से कोई भी इसे बिल्कुल भी समझ नहीं पाया। लेकिन मुझे लगता है तुम काफी ज्यादा अलग हो, तुम कुछ ना कुछ समझ पाओगे। अब तुम्हारे पास में 3 दिन है। 3 दिन बाद मुझसे आके मिलना। ये कर वो एल्डर चलते हुए उस लाइब्रेरी से बाहर निकल जाता है और आसमान की तरफ दिखते हुए कहता है, 3000 साल में तुम 10वें डेसिबल हो जिसको मैंने ये इमेज दिखाई है। मुझे यकीन है तुम मुझे कुछ ना कुछ अलग बता पाओगे और मुझे सरप्राइज करोगे। और यहीं पर इस एपिसोड की एक्सप्लेनेशन खत्म होती है। ना एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन, हमारे चैनल का एक बैकअप चैनल और एक रिकैप चैनल भी है। दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। प्लीज उन दोनों चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना। कभी ये चैनल डिलीट हो जाता है तो आगे के वीडियोस उन चैनल्स पे आते रहेंगे। नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग।